अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, ऑनलाइन बच्चे जरा मुझे प्लीज बताएंगे चैट बॉक्स पे आपको स्क्रीन, आवाज, वीडियो सब क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट जरा प्लीज मुझे चैट बॉक्स पे आंसर कीजिएगा, स्क्रीन, आवाज वगैरह सब क्लियर है? सारे लोग जरा जवाब दे दें। ठीक है, ओके। जो कनेक्टेड है बेटा सो फार, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं फिजिकल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड की थी ना? हाँ, फर्स्ट वाली क्लास आप लोगों ने ली थी, और वहीं से जो है ना हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले निकालने अपना ये पहला पेज। अच्छा, वो ओरिएंटेशन भी थी और जो चीजें हमने स्टार्ट की थी वो भी थी, सब कुछ था। हम जो है ना यहीं से ही आप इसको समझे, यही आपकी जो है ना वो क्लास है। पहले आ जाए इसके पेज नंबर 1 पे, तो पेज नंबर 2 से आ जाए, पेज नंबर 2, राइट फ्रॉम पेज नंबर 2। अच्छा देखिए, पेज नंबर 2 में, पेज नंबर 2 ये बंद कर देना दरवाजा, इसको दरवाजा बंद कर देना। पेज नंबर 2, यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, सम बेसिक ओवरव्यू पे हमारी बात हुई थी कि ऑडिट किस चीज का हो रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। किस चीज का हो रहा है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और ऑडिट होता किस चीज का है? 1 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। किसका होता है जरा बताइएगा? 1 साल की। अगर कुछ नहीं लिखा है, आई डू रिपीट अगेन, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास कितने साल की होती है जरा बताएंगे प्लीज? वो हमेशा 1 साल की होगी अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो। अच्छा, ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। मैंने कहा एक बार जरा थोड़ा सा आपको रिकैप देता चलूं। अच्छा, नंबर 2, मुझे एक और बात ये बताइएगा, एक्सक्यूज मी। एक है आपके पास सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की। उसको रन कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1 साल बाद क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो सकती हैं? मिस स्टेटमेंट। और मैंने आपसे क्या कहा था, व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है गलती। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? गलत बयानी, यानी कि डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग एडॉप्टेड बाय द कंपनी। ठीक है, ये वाली बात हमारी हुई थी लास्ट क्लास में। अच्छा, ऑडिटर क्या 100% आइटम को टेस्ट करता है? नहीं। किस चीज को टेस्ट कर रहा है भाई? सैंपल बेस पे मटेरियल ट्रांजैक्शंस। मैंने क्या कहा था? सैंपल बेस पे मटेरियल ट्रांजैक्शंस। और फिर उसके बाद आपको मैंने ये बताया था, क्या ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना है? यस और नो? नहीं, फ्रॉड को डिटेक्ट करना उसका काम नहीं है। ठीक है, उसका काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेक करना। ये हमारी कुछ छोटी मोटी बातचीत हुई थी लास्ट क्लास में। आपने ली थी लास्ट क्लास? अटेंड की थी आपने? ऑनलाइन ली थी ना? हाँ बस सही, ऑनलाइन भी ली थी। ये है आपके पास? ये उनको दे दो। ये पीछे पास आपके पास भी नहीं? चलो, ऑनलाइन भी अटेंड की थी ना, दैट्स फाइन। मतलब क्लास अटेंड की थी, मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी। देखिए, क्या ऑडिटर का काम गारंटी देना है या ओपिनियन देना है? ओपिनियन देना है। ये बात भी हमने लास्ट क्लास में कहीं ना कहीं डिस्कस की थी कि ऑडिटर का काम क्या चीज देना है बेटा, बताइएगा? ओपिनियन देना उसका काम है, गारंटी देना ऑडिटर का काम नहीं है। उसके बाद बस अब इधर आ जा बेटा, पेज नंबर 2 पे ही रहेगा। सारे बच्चे ऑनलाइन, फिजिकल सारे बच्चे ऑनलाइन बच्चे, आई होप आप सबके पास नोट्स मौजूद है। नहीं है तो मैं एक बार दोबारा से भेज देता हूँ ग्रुप में। अगर आप लोग के पास नहीं है तो मैं एक बार दोबारा से भेज देता हूँ। चले जी, ऑनलाइन बच्चों बेटा आप लोग के पास आ गए हैं ग्रुप में। चले जी, स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी, दोबारा से एक दफा लुबे लुबाब खुलासा। एक्सक्यूज मी, कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की। उसको रन कौन कर रहा है? डायरेक्टर। और डायरेक्टर क्या बना रहे हैं? और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो सकती है? मिस स्टेटमेंट। फाइनेंस में क्या हो सकती है? मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको अपॉइंट किया गया। हु आर यू पीपल? आप लोग कौन है? आप लोग ऑडिटर्स हैं, और आपका काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या चीज है चेक करना? जी, क्या चीजें चेक करना भाई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेक करना कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक बने हैं या नहीं बने। इजंट इट? यही काम है आप लोगों का। अच्छा, अब इधर आ जाए। एक्सक्यूज मी, देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर प्रिपेयर करता है ऑडिट रिपोर्ट। अंडरलाइन कीजिएगा जरा किसको?
ऑडिट रिपोर्ट को। ऑडिटर प्रिपेयर कर रहा है जी ऑडिट रिपोर्ट, और उसमें ओपिनियन होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। देखिए जब कोई चीज टेस्ट होती है तो जाहिर सी बात है उसकी बनती है फिर एक रिपोर्टिंग। क्या बनेगी आपके पास? रिपोर्टिंग। तो ऑडिटर एट द एंड क्या चीज प्रिपेयर करेगा बताएंगे प्लीज? ऑडिट रिपोर्ट। और ये जो आपके पास ऑडिट रिपोर्ट होगी ये आपके पास पब्लिकली अवेलेबल होती है। ये क्या होती है आपके पास जी? पब्लिकली अवेलेबल। आप लोग ऑनलाइन फिजिकल सारे बच्चे, आप लोगों को जो भी चीजें लिखनी है सवाए जब हम पास पेपर्स कर रहे होंगे आपने हर चीज अपने इसी नोट्स बुकलेट पे जो है ना वो कवर करनी होगी। सही है? एवरीथिंग, हर चीज जो है ना वो आपने अपने नोट्स बुकलेट पे लिखनी होगी। कोई भी चीज आप लोगों ने रजिस्टर में नहीं लिखनी जब तक मैं आपको रजिस्टर के बारे में ना कहूं तो। अच्छा ये हो गया बेटा आपके पास पब्लिकली अवेलेबल हर चीज। इज इट डन? ओके, अब आ जाए पेज नंबर 3 पे। और इस वाले को हम बाद में करेंगे। सिस्टमैटिक अप्रोच को अंडरलाइन करके एरो मार के लिख दीजिएगा। ये आपके पास पेज नंबर 6 पर है। ये आपके पास कहां पर है? पेज नंबर 6 पर है सिस्टमैटिक अप्रोच। हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पेज नंबर 6 के बारे में। देखिए ये हमारी जो लास्ट क्लास गुजरी थी वही ओरिएंटेशन थी, वही पहली क्लास थी। हम सारा काम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके पास नोट्स है? नहीं है? ये इनको पीछे पास कर लो। पेज नंबर 6 पर आ जाए, और सॉरी पेज नंबर 3 पर आ जाए, एक्सक्यूज मी। इधर देखें, अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना ध्यान से सुनिएगा। जो चीज मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ उसको फिलहाल कॉपी मत करना, प्लीज कॉपी मत कीजिएगा। मैं लिख के मिटा दूंगा, आपको पता चल जाएगा रफ पेज पे मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं। इधर देखें, इधर देखिएगा, एक्सक्यूज मी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती है किसके जरिए से? आईएएस आईएफआरएस। आईएएस मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस मींस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब ऑडिट होता है ना तो ऑडिट होने के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स चलेंगे आपके पास? आइजाज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर? अब जरा पॉइंट समझिएगा होता क्या है। मैं एक बार दोबारा से बोल रहा हूं, ऑडिट जो होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आई डू रिपीट अगेन, ऑडिट किस चीज का हो रहा है भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाई है। किसने बनाई है? इस पूरी जर्नी में यू पीपल विल बी एक्टिंग एज एन ऑडिटर एंड आई विल बी एक्टिंग एज अ मैनेजमेंट। कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की। चला कौन रहा है? मैं, हारिस मैनेजमेंट। और मैंने क्या चीज प्रोड्यूस करनी है बताइएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कौन कर रहा है? आप लोग, यानी कि ऑडिटर्स चेक कर रहे हैं। इज इट डन? अब इधर आ जाए, इसको अंडरलाइन कीजिएगा ऑडिट प्रोसीजर्स को। सबसे पहले अंडरलाइन कीजिएगा ऑडिट प्रोसीजर्स को। पेज नंबर 3 पर आपको मिल जाएगा ऑडिट प्रोसीजर्स को। अब उस दिन मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात शेयर की थी, एक बात हमने डिस्कस की थी उस दिन एग्जाम्पल के तौर पे। एक बार यहां पर हम दोबारा करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। वो क्या चीज है देखें, लेट अस से, एक मिनट, लेट से, एक्सक्यूज मी, यहां पर मैं एक छोटी सी बात रख रहा हूं। लेट से मुझे जरा प्लीज आंसर कीजिएगा। इधर देखें, आप बच्चे हैं ऑडिटर, कौन है? यू पीपल आर द ऑडिटर। अच्छा अब हुआ ये, मैं आपसे कहता हूं कि यार मैं एक प्रोडक्ट लेकर आया हूं जिसकी कीमत है आपके पास लेट से फॉर एग्जांपल $1000। मैंने बोला भाई ये प्रोडक्ट लेकर आया हूं $1000 का, क्या आप मान लोगे? द आंसर इज नो। आप नहीं मानोगे। मैंने आपसे बोला कि आई हैव परचेज दिस प्रोडक्ट और उसकी कीमत कितनी है? $1000। कैसे इस बात की वेरिफिकेशन होगी? इनवॉइस दिखा, क्या दिखा दे? इनवॉइस। एग्जाम्पल नंबर 2, हमने, मैं अगर आपसे कहता हूं कि बराबर वाले कमरे में, बराबर वाले कमरे में 200 यूनिट्स पड़े हैं, 200 यूनिट्स पड़े हैं, क्या आप मान लोगे मेरी बात? द आंसर इज नो। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं करना है। कैसे तस्दीक करोगे इस चीज को? कैसे वेरीफाई करोगे? आप वहां पे विजिट करोगे और क्या करोगे? काउंट करोगे। क्या करोगे? इन्वेंट्री काउंटिंग, 1 2 3 4 इस तरीके से जो है ना आपने इन्वेंट्री को काउंट करना है। अगर मैं आपसे ये बोलूं, और मुझे जरा प्लीज आंसर कीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मिस्टर ए की थी। प्रॉपर्टी किसकी थी बेटा? मिस्टर ए की। मैंने वो प्रॉपर्टी मिस्टर ए से परचेज कर ली है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मैंने मिस्टर ए से परचेज की है और उसकी कीमत है आपके पास 2 करोड़ रुपए। और जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास
स्ट्रीट नंबर 1 में एक प्रॉपर्टी मौजूद है। सवाल, क्या आप मेरी इस बात पर यकीन कर लो? द आंसर इज नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने इस चीज को यकीन नहीं करना है। अज्यूम करें आप मिस्टर ए है एंड आई एम हारिस हनीफ, मैंने आपसे ये प्रॉपर्टी बाय कर ली है। मेरा एक सवाल, आपने मैनेजमेंट की किसी भी बात पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने मैनेजमेंट की किसी भी बात पे क्या नहीं करना? भरोसा नहीं करना। आपने मैनेजमेंट की जो भी बात है, आपने उस पर ये लेना है, ये क्या है? सबूत लेना है। क्योंकि होता क्या है, आई विल गिव यू अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ लास्ट क्लास, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी। ऑडिटर जो भी काम करता है, रिपीट, ऑडिटर जो भी काम करता है उसको हम लोग बोलेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिटर हैज टू डू सम वर्क एक्शंस नोन एज व्हाट? ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर जो भी काम करता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑडिट प्रोसीजर। और ऑडिटर जो प्रोसीजर लगाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? एविडेंस। और उस एविडेंस की बुनियाद पे ऑडिटर जो कमेंट करेगा वो आपके पास क्या कहलाएगा जी? बताइएगा। ओपिनियन। सो होता क्या है, देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट। आप स्टूडेंट्स हैं ऑडिटर्स एंड आई एम हारिस हनीफ, आई एम द मैनेजमेंट। पैसा किसका लगा हुआ है? पैसा लगा हुआ है शेयर होल्डर्स का। पैसा किसका लगा हुआ है? और उसको रन मैं कर रहा हूं। और साल बाद मैंने जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो प्रिपेयर करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना मैंने एक साल बाद प्रिपेयर करनी है। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो सकती है बताइएगा? मिस स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने, हारिस ने, मैनेजमेंट ने सही प्रिपेयर की है या नहीं की है, उसको चेक करने के लिए कौन आएगा? उसको चेक करने के लिए आपके पास आएगा जी ऑडिटर। सही, उसको चेक करने के लिए आपके पास आएगा ऑडिटर। किसको चेक करने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। एक मिनट दीजिएगा जरा स्टूडेंट्स। माइक शायद किसी का खुला रह गया था, बेटा अपने अपने माइक्स ऑफ कर ले, मैं कर देता हूँ यहाँ से। चले जी, तो रिपीट, एक्सक्यूज मी। ऑडिटर जो भी काम कर रहा है, दोबारा मुझे जरा बोलिएगा, ऑडिटर जो कर रहा है वो क्या है? एक्सक्यूज मी, प्रोसीजर है जो हासिल कर रहा है, और एविडेंस की बुनियाद पे जो बोलते हो वो आपको ओपिनियन कहलाता है। इज इट डन? हाँ या ना? ओके, चले जी इधर आ जाए। मैंने मिस्टर ए से प्रॉपर्टी बाय की है 2 करोड़ रुपए की, बराबर वाली गली में। मान लोगे? नो। आपको क्या चाहिए? एविडेंस। कैसे चेक करोगे? सर हारिस आपने प्रॉपर्टी, ये रफ पेज, एक्सक्यूज मी, इसको भी लिखना कुछ भी नहीं है, पहले जरा सुनिएगा, सारा कुछ मैं लिखवाऊंगा, अभी कुछ नहीं लिखिएगा। बराबर वाली स्ट्रीट में मैंने, आप मिस्टर ए से एक प्रॉपर्टी बाय की है, और प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है भाई? 2 करोड़ रुपए मैंने लास्ट मंथ आपसे बाय कर ली थी। सवाल, विल यू बिलीव ऑन दैट? द आंसर इज नो। हाउ विल यू वेरीफाई? कैसे वेरीफाई करोगे? सर एक काम करते हैं, पहले तो उस गली में चलते हैं, वो बंगला बंगलो अपनी नजर से देख लेते हैं। हाँ यार, कि भाई हाँ ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, मौजूद है, बस हो गया वेरीफाई। इस तरह तो मैं आपको बोल दूंगा सामने वाली बिल्डिंग मेरी है, मान लोगे? नहीं ना, आपको ट्रस्ट थोड़ी करना है। आपको क्या चाहिए जरा मुझे बताएंगे प्लीज? एविडेंस। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, एक टर्मिनोलॉजी, उसको सुनना और भूल जाना। एविडेंस होता है ये क्या लिखा हुआ है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? सफिशिएंट एंड, उर्दू में बोलूं, ठोस सबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब सर ये सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या है? देखें, आप लोगों के पास ये जो सारे नोट्स है ना, ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग ये पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ओवरव्यू ऑफ ऑडिट। हो सकता है आज की क्लास में सिर्फ यही चले। ऑफिशियली जब आप स्टडी टेक्स्ट को देखोगे ना, तो यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। पेज नंबर 1 से लेके 7 तक मैंने पता है क्या किया हुआ है? पूरा ऑडिट समझा दिया। यानी कि आज की क्लास से इंशाल्लाह जब आप उठ के जाएंगे ना, तो आपको पूरा ऑडिट समझ में आ जाएगा कि ऑडिट क्या चीज है। बहुत पहले मैंने यूज्ड टू टीच, तो मैं इसको एज अ समरी बताता था। क्या बताता था? एज अ, फिर मैंने अप्रोच चेंज कर दी। नाउ अब मैं समरी नहीं बताता, अब मैं पूरी की पूरी ऑडिट का टीजर दे देता हूं। यानी कि आज की क्लास में उठने के बाद आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि आगे हमने क्या पढ़ना है। सही। सो ये वाली जो चीज है ना, ये आपके पास समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनीवेज, सो अभी फिलहाल कुछ नहीं लिखना। हाँ जी,
और ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या चीज है यार, ये तो अपनी डिटेल है, ये अपने आप में डिटेल है, फ्यूचर में जाके सिंपल उर्दू में बात करें, सबूत ठोस होना चाहिए, ठोस सबूत होना चाहिए। रिपीट। सर मैंने बराबर वाली ना प्रॉपर्टी खरीदी है, कैसे चेक किया आपने? पहले तो जाके विजिट कर लिया, आपने देख लिया हाँ भाई ये अपार्टमेंट है, ये बिल्डिंग है, ये मेरी है, ये थोड़ी पता लगेगा। वो कैसे पता लगेगा मेरी है? हाँ, प्रॉपर्टी पेपर्स। आप मुझे बोलोगे सर हारिस प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाओ, मतलब क्या? अरे प्रॉपर्टी के पेपर्स, उसको बोलते हैं लीगल ट्रांसफर डीड। क्या बोलेंगे? देखो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर मैंने आपसे बोला ये मैंने प्रोडक्ट बाय किया है, तो आपने मुझे डॉक्यूमेंट का नाम बोला इनवॉइस। क्या बोला? अगर मैं आपको बोलूं बाहर गाड़ी खड़ी है वो मेरी है, तो आप उसकी इनवॉइस नहीं बोलोगे, गाड़ी के लिए हम लोग बोलेंगे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स? भाई आपका रिजल्ट आया तो मैं आपको बोलूंगा आप अपना रिजल्ट कार्ड दिखाएं। प्रॉपर्टी के लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज होगी? लीगल ट्रांसफर डीड। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो आपने मुझे बोलना है सर हारिस साहब प्रॉपर्टी की लीगल ट्रांसफर डीड दिखाएं, उस पे मिस्टर ए के नाम से हारिस के नाम पे ट्रांसफर हुई होगी, यस और नो? कितने सबूत मिले बेटा आपको? दो। पहला क्या मिला? जाके देख लिया। दूसरा लीगल ट्रांसफर डीड, ये क्या लिखा हुआ है? सफिशिएंट का मतलब एक नहीं, ज्यादा सबूत चाहिए। सही है? इज देयर एनी एविडेंस विच यू वांट टू सीक? भाईजान आपने पैसे दिए या नहीं? 2 करोड़ रुपए, क्या चेक करोगे? बैंक स्टेटमेंट। कितने सबूत मिले? 3। पड़ोसियों से वहां जाके पूछ लो यार हारिस नहीं भी आता जाता है, इसी की प्रॉपर्टी है, 4 सबूत मिल गए। यानी कि एक ऑडिटर को किसी भी इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट नहीं करना। अच्छा खवातीनो हजरात इधर आइएगा, आए पेज नंबर 3 पे है, और मुझे प्लीज जरा रिपीट करना, ठीक है? ऑडिट का पेपर मैंने आपको पहली क्लास में एक चीज बोली थी, क्या आप इसको थ्योरी का पेपर नहीं बोलना प्लीज, इट्स नॉट थ्योरी। ये अंग्रेजी में डिस्कशन कर रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, इंटरप्रिटेशन पूरा का पूरा पेपर है, और टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि आपने भी पार्टिसिपेट करना है। मुझे प्लीज रिपीट करना, ऑडिटर जो भी कर रहा है, ऑडिटर जो भी कर रहा है वो क्या है? ऑडिट प्रोसीजर्स। और ऑडिटर जो कर रहा है वो ऑडिट प्रोसीजर्स है, जो हासिल करेगा वो क्या है? वो एविडेंस है, और उस एविडेंस की बुनियाद पे ऑडिटर जो कमेंट करेगा वो क्या है? दैट्स अ ओपिनियन। अब एक सवाल, आप कौन है? ऑडिटर। मैं मैनेजमेंट हूं। आपको इंफॉर्मेशन कौन देगा? मैनेजमेंट। मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, क्या आपने मेरी इंफॉर्मेशन पे भरोसा करना है? द आंसर इज नहीं। एक और सवाल, क्या आप मुझे ऑनेस्ट एज्यूम करोगे या डिसऑनेस्ट? कुछ भी नहीं। ये देखें, ये मैंने आपको लिख कर दिया था, ऑडिटर शुड एज्यूम मैनेजमेंट इज सॉरी नाइदर ऑनेस्ट नॉट डिसऑनेस्ट। आपने अपनी आंखों पे कोई पट्टी नहीं बांधनी कि हारिस हनीफ आप ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है। आप ये अज्यूम करेंगे कि भाई आप इंसान है, आपसे गलती भी हो सकती है, चोर भी हो सकते हो, और सब कुछ सही भी हो सकता है। सिंपल इज दैट। मैनेजमेंट आपको जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रही है ना, जस्ट डू वन थिंग, उसका आपने एविडेंस गेन कर। क्या गेन करना है जी? एविडेंस। अब इधर आ जाए, मैं यहां पे एक टर्म लिखूंगा, और मैं ये बोलता हूं कि ये जो कुछ अभी मैं लिखने जा रहा हूं ना इस डब्बे में, समझ लो ये पूरा का पूरा ऑडिट है। रिपीट। देखिए ऑडिट किस चीज का, और आंसर करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती है, नाम दो। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू दी अकाउंट्स। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? मैनेजमेंट। आप कौन है? ऑडिटर। आपके लिए एक चीज मैं लिख रहा हूं, ये क्या लिखा है? डोंट ट्रस्ट। आपने किसी भी इंफॉर्मेशन पे क्या नहीं करना? ट्रस्ट नहीं करना। आपने ये करना है, क्या करना है भाई? डाउट क्रिएट करना है, शक करना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, एक्सक्यूज मी, दिमाग में बताना क्या शक आएगा। ये प्रोडक्ट 1000 रुपए की लाया हूं, क्या शक आ रहा है दिमाग में? 1000 की नहीं है, झूठ बोल रहा होगा, हो सकता है। आपने भरोसा नहीं किया, क्या किया? शक किया, कास्ट डाउट। एंड देन आपको करना है ये, ठीक है लिखा हुआ है। दूसरा मेरा सवाल, हाउ टू वेरीफाई, एक्सक्यूज मी, हाउ टू वेरीफाई? द आंसर इज ऑडिट प्रोसीजर। हाउ टू वेरीफाई? द आंसर इज व्हाट?
ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, कल मैंने आपको, मेरा मतलब है कल मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था आपके पेपर में 3 CRQs हैं। एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकिएगा, कितने CRQs है? 3 CRQs है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको 3 CRQs के टॉपिक्स भी बताए थे। आप जरा देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है? कंट्रोल, दूसरा क्या है, तीसरा पढ़ना। अरे एक्सक्यूज मी, आपको ना इतना बड़ा एक CRQ आएगा, सुनिएगा एक्सक्यूज मी, उस CRQ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चीजें गिवन होंगी। किससे रिलेटेड? आपको पता क्या बोला जाएगा? बोलेगा आप ऑडिटर हो, रिस्क निकालो। क्या निकालो? रिस्क। एक्सक्यूज मी, लेट मी गिव यू द एग्जांपल, जस्ट अ मिनट। ये मैं रफ पेज ओपन करूं, उसको आपने कोई कॉपी वॉपी नहीं करना। देखिए एग्जांपल मैं आपको ये दे रहा हूं, एग्जांपल, मुझे बताइएगा क्या रिस्क है। मैंने अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी है $10,000 की। क्या दी है? मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की। एक्सक्यूज मी, मुझे जरा ये बताएं, IAS 16 के नजदीक एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना खर्चा, उसकी डबल एंट्री क्या बनती है, जरा बताएंगे? P&L डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, यही एंट्री है ना। यानी कि ट्रेनिंग अमाउंट क्या होती है? एक्सपेंस होती है। क्या होती है? आप कौन है? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान प्रोसीजर्स वहीं पर लगाता है जहां पे उसको शक हो, जहां पे उसको क्या हो। और आप कौन है? ऑडिटर। आपने किसी भी चीज पर भरोसा वैसे भी नहीं करना, आपने चीज पर शक करना है, प्रोसीजर्स लगाने, तस्दीक करनी है। मैंने ₹10,000 की ट्रेनिंग प्रोवाइड की अपने वर्कर्स को, तुम्हारे दिमाग में शक क्या आना चाहिए? कि सर ट्रेनिंग नहीं, एक्टिविटी पर शक मत करना। अच्छा मैं आपको ना 3 चीजें, 2 चीजें लिख के देता हूं। ये क्या लिखा हुआ है? ए, और ये क्या लिखा हुआ है? ए का मतलब हुआ एक्टिविटी, और ए का मतलब हुआ अकाउंटिंग। सही है। और तीसरा ए कर लेते हैं ऑडिट। ध्यान से सुनना, एक्सक्यूज मी। एक होती है एक्टिविटी, और उसकी क्या होती है? अकाउंटिंग। ये सारा काम मेरा काम करना है। आप कौन है? आपका काम क्या है? ऑडिट करना। मैंने वर्कर्स को ट्रेनिंग दी है, मान लो ट्रेनिंग दी है, उस पर शक मत करो। आपने शक पता है किस पर करना है? अकाउंटिंग गलत की है। सर आरिस, अगर मैंने एक मशीन परचेज की है, लेटेस्ट से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की, और उसको मैंने इंस्टॉल किया है ₹10,000 का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी था ₹40,000 का, तो ये जो ₹1.5 लाख का खर्चा है, ये क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज्ड। क्या होना चाहिए? अब मैंने ₹20,000 की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की है, सिर्फ मुझे ये बताएं, ये जो ट्रेनिंग अमाउंट है ये क्या होनी चाहिए? एक्सपेंस। तुम्हारे दिमाग में शक क्या आएगा? ये कैपिटलाइज ना कर दिया हो। क्योंकि देखिए अगर मैंने एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड किया, उसको कैपिटलाइज कर दिया, तो एक्सपेंस तो कम हो जाएंगे ना, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और कैपिटलाइजेशन की वजह से मेरे जो एसेट्स होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। यस और नो? तो आपके दिमाग में शक पता है किस चीज का आना चाहिए? गलत अकाउंटिंग की होगी सर आपने। क्या की होगी? गलत अकाउंटिंग। अब आज एक्सक्यूज मी, बैक टू द टॉपिक, बैक टू द नोट्स। मैंने क्या लिखा हुआ है? डोंट ट्रस्ट। आगे क्या लिखा हुआ है? कास्ट डाउट। कहां पे कास्ट डाउट करना है आपने? क्या क्या डाउट करोगे? कि देयर इज या देयर मे बी मिस स्टेटमेंट। देयर कास्ट डाउट ऑन अकाउंटिंग, इसका मतलब ये कि देयर इज लिखकर मैं कट कर रहा हूं, देयर इज नहीं, देयर मे बी मिस स्टेटमेंट। देयर मे बी व्हाट? मिस स्टेटमेंट। लिखिए जरा बिल्कुल एज इट इज। जो कुछ लिखना है आप लोगों ने अपने नोट्स में लिखना है, जो कुछ लिखना है नोट्स बुकलेट में ही लिखना है। अभी आप लोग के पास ये 7 पेजेस का हैंड आउट है, मेक श्योर आपके पास नोट्स बुकलेट हो, जैसे उनके पास है। सारी चीजें आपके पास बुकलेट में होनी चाहिए, ठीक है? सारी चीजें आप लोग के पास जो है ना वो बुकलेट में होनी चाहिए। डोंट ट्रस्ट। आपने चीजों पे भरोसा नहीं करना, आपने क्या करना है? कास्ट डाउट। और डाउट आपने कहां पर क्रिएट करना है? जी कहां पे क्रिएट करना है? अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में आपने डाउट क्रिएट। आपने जो है ना डाउट क्रिएट करना है किस चीज के ऊपर? अकाउंटिंग के ऊपर। सर डाउट सिर्फ क्रिएट नहीं करना है, एक्सक्यूज मी, डाउट क्रिएट करने के साथ साथ आपने क्या करना है? वेरीफाई। मेरे एक आंसर, एक्सक्यूज मी, प्लीज आंसर कीजिएगा। हाउ विल यू वेरीफाई? हाउ विल यू वेरीफाई? बाय अप्लाइंग सुटेबल प्रोसीजर्स। आप जो करोगे वो क्या है? प्रोसीजर्स है। और उसके जो बदले में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो क्या है?
वो एविडेंस है। मैं फिर से बोलता हूँ, एक्सक्यूज मी, यार ये बहुत बेसिक चीजें, यकीन करो आज की क्लास आपके पास अगर सही तरीके से आपने हैंडल की ना, तो पूरा का पूरा कोर्स आपको इजी लगेगा, नॉर्मल सा लगेगा। रिपीट, एक्सक्यूज मी, प्लीज आंसर मी, हाउ विल यू वेरीफाई? बाय अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है? ऑडिटर के एक्शंस है। मैं आपको एक मिसाल दूं सर, सुने, गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक ने बॉनट खोला, गाड़ी के नीचे लेट के चेक किया, जो जो चीजें चेक करनी करें, वो उसके मैकेनिकल प्रोसीजर्स है। क्या है? एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है, सर तबीयत सही नहीं है, वो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाएगा, वो दिल की धड़कन चेक करेगा, वो मुंह खोल के थर्मामीटर रखेगा, ये उसके मेडिकल प्रोसीजर्स, ये उसकी क्या है? मेडिकल प्रोसीजर है। कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाना है, कौन सा बाद में पढ़ाना है, ये मेरे टीचिंग प्रोसीजर्स है। आप कौन है? ऑडिटर। जो करोगे वो कौन से प्रोसीजर्स है? सॉरी, जो करोगे बेटा वो कौन से प्रोसीजर्स है बताइएगा? ऑडिट प्रोसीजर्स है। रिपीट, हु विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन? मैनेजमेंट। और आपको क्या नहीं करना? भरोसा नहीं करना। क्या करना है? शक करना है। किस पे शक करना है? अकाउंटिंग पे। क्या शक करोगे? सर गड़बड़ हो सकती है। अब गड़बड़ है या नहीं है, सब कुछ ठीक है, हमने क्या करना है? कैसे वेरीफाई करोगे? प्रोसीजर्स लगा कर। अब जरा इधर आ जाए, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है? ऑडिट प्रोसीजर को इजी लैंग्वेज में याद रखने के लिए आप इसको ऐसे लिखिएगा कि दीज आर कायरो। क्या है आपके पास? कायरो। ऑडिट प्रोसीजर्स कायरो। मैं आपको पहली क्लास में, यानी कि आज मैं इसको पहली दूसरी क्लास ही बोलूंगा भाई, आज की क्लास में मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, और ये चीजें, और ये जो चीजें हैं, ये यूट्यूब वाले जो है ना लेक्चर्स, उसके ऊपर भी ये चीज पड़ी हुई है, 2 साल पुरानी भी है। सर ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट आपके पास यही है। नोट्स है आपके पास? नहीं? अच्छा एक काम करो, वहां से नोट्स ले आओ, ऐसे उनको बोल दो नोट्स दे दे। अच्छा, आपके पास क्या है जी? कायरो। कायरो क्या है? निमोनिक याद रखने के लिए। अब एक एक चीज, इसकी एब्रीविएशन यहीं पर लिखो। सी, इधर आ जाओ। सी का मतलब अच्छा, एक एक मैं आपको बात बताऊं, सुने खवातीनो हजरात, ये ऑडिट प्रोसीजर्स हैं। आगे मैं एरो मार के लिख रहा हूं कि दीज आर प्रोसीजर्स। दीज आर क्या? प्रोसीजर्स। स्टेप्स नहीं है, स्टेप्स नहीं है कि पहले आपने यही करना है, स्टेप्स नहीं है, ये सब क्या है भाई? प्रोसीजर्स है। जैसे जैसे सिचुएशन आएगी वैसे वैसे प्रोसीजर लगा देना। ठीक है? जैसे सिचुएशन आएगी वैसे प्रोसीजर लगा लेना। इज इट डन? चले जी, बैक टू द टॉपिक। कौन है आप? जो कर रहे हो वो क्या है? जो कर रहे हो वो क्या है? प्रोसीजर। बस दैट्स इट, खत्म, फिनिश। अब इधर आ जाए, प्रोसीजर्स क्या है जरा निमोनिक मुझे दोहराएं। एक्सक्यूज मी बेटा, निमोनिक दोहराओ। प्रोसीजर्स क्या है? कायरो। आ जाए सी। सी का मतलब क्या होता है? मोसेस खवातीनो हजरात, सी का मतलब होता है आपके पास कॉन्फर्मेशन। सी का मतलब क्या है आपके पास? कन्फर्मेशन। और एक काम करो, मैं आपको अच्छे खासा डिटेल में चीज कराऊंगा आज जो भी है। कन्फर्मेशन के ब्रैकेट में लिखना एक्सटर्नल। कन्फर्मेशन के ब्रैकेट में क्या लिखना आपने? एक्सटर्नल। अब जरा ये पॉइंट समझिएगा, ये एक्सटर्नल क्या चीज है। अह, आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे पूछा सर हारिस आपके बैंक में पैसे कितने हैं कंपनी अकाउंट्स में? हमने बोला कंपनी के अकाउंट में 200 मिलियन है। 1 मिनट वेट कीजिएगा, क्या कितने पैसे? 200 मिलियन। कहाँ पे पैसे पड़े? आपने बोला यार भरोसा तो करना नहीं है, हमने क्या करना है, चीजों पे तस्दीक करनी है। ठीक है, नाउ आपने पता क्या किया? आप हो एक्सटर्नल ऑडिटर, आपने बैंक को एक लेटर लिखा। किसको लेटर लिखा? बैंक को। आपने बैंक को एक खत लिखा और आपने पूछा कि सर हारिस हनीफ की कंपनी के अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये आप क्या कर रहे हो? कंफर्म कर रहे हो। किससे कर रहे हो? एक्सटर्नल पार्टी से। कॉन्फर्मेशन का मतलब होता है, कंफर्मेशन का मतलब होता है किसी थर्ड पार्टी से कोई इंफॉर्मेशन को तस्दीक करना। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, प्लीज कॉपी मत करना, जब मैं फेयर लिखूंगा तब कॉपी करना। एक टर्म है ये, ठीक है, लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन? इंक्वायरी क्या, कंफर्मेशन क्या है? पूछताछ करना क्या है? इंक्वायरी। कंफर्मेशन क्या है? तस्दीक करना। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, जब आप इंक्वायरी कर रहे होते हो ना, क्या कर रहे होते हो, तो तुम्हारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे पूछा सर हारिस बैंक में कितने पैसे हैं, मैंने कहा 200। व्हाट इज दिस? इंक्वायरी। इंफॉर्मेशन आ गई, कान में दिमाग में एक बात आ गई,
आपने बोला नहीं यार मैं बैंक मिजान बैंक को ना लेटर लिखूंगा, लिख ले भाई। अब ये क्या चीज है? confirmation. So when you are doing the inquiry, you are having no information, and when you are doing confirmation, you have the information और आप उसको किसी थर्ड पार्टी से कंफर्म कर रहे हो। अच्छा, हमारे ऑडिट की इंटरप्रिटेशन के अंदर कंफर्मेशन का मतलब ये होता है कि कंफर्मिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, कंफर्मिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी। इस थर्ड पार्टी को मैं यूं बोल देता हूं अपने इजी लैंग्वेज में, पेज नंबर 3 ओपन कीजिएगा और ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ के यहां से काम करें। अच्छा, कंफर्मेशन को मैं यूं बोल देता हूं हमारी समझने के लिहाज से, ये आपके पास होते हैं खवातीनो हजरात कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। कौन होते हैं बताइएगा? कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे आपके पास सप्लायर्स आ गए, आपके पास कस्टमर्स आ गया, आपके पास कौन आ गया जी? बैंक आ गया। तो कोई भी इंफॉर्मेशन उठा के आप कंफर्म कर सकते हो जी। किससे कंफर्म करेंगे बताइएगा, प्लीज आंसर करना। थर्ड पार्टी से। और थर्ड पार्टी इंटरनल है एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स, इज इट डन? इट्स अ कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। अब मैं आपको एक चीज लिख कर देता हूं, उसको कॉपी नहीं करना। एक ऑडिटर के पास, एक ऑडिटर के पास ये होता है, ये क्या लिखा हुआ है? लिखना नहीं, लिखना नहीं। क्या होता है भाई? अनलिमिटेड एक्सेस होता है जहां तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र हो। अब ये नहीं अनलिमिटेड एक्सेस आप डायरेक्टर के घर पे जाके बैठ जाओ तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं, ऐसा नहीं होगा ना। अनलिमिटेड एक्सेस जहां तक क्या हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र हो। और ये अनलिमिटेड एक्सेस आपको दिया है कंपनीज एक्ट ने। किसने दिया है? तो आप एक एक चीज पूछ सकते हो जितना आपके पास टाइम मिले या सैंपल साइज आपको अलाउ करे। यू कैन आस्क मैनी थिंग्स फ्रॉम मी एज फार एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसर्न। अब सर, कंफर्मेशन का मतलब क्या हुआ? किससे आप कंफर्म कर रहे हो चीजें बताइएगा? थर्ड पार्टी से। कायरो में दूसरा क्या लिखा है आपके पास? ए। ए जरा आइएगा, ए का मतलब क्या होता है? ए मींस एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ए का मतलब है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये जरा समझिएगा, व्हाट इज दिस एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सिर्फ हेडिंग लिखो और छोड़ दो, और कुछ भी चीज कॉपी नहीं करना। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, अभी तो मैं आपको एनालिटिकल प्रोसीजर 5 मिनट में पढ़ा रहा हूं। जब ये टॉपिक बनेगा ना, तो ये कुछ दिनों के बाद बड़ा होकर आयजा 520 बन जाएगा। तकरीबन 1-1.5 घंटा लगेगा इसको डिटेल में समझने में। मैंने आपसे क्या कहा, मैं अभी आज की क्लास में आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पूरा ऑडिट का हर टॉपिक का ओवरव्यू दे रहा हूं उस लिमिटेड अंदाज में कि आप एटलीस्ट क्लास अटेंड करने के बाद ये बोल सकते हो कि हाँ भाई मुझे ऑडिट पता है कि क्या चीज होती है। सही? तो अच्छा, इसी तरीके से कॉन्फर्मेशन, इस पे अलग आइजा है 505 डिटेल। 1 घंटे, तकरीबन 1 घंटा लगेगा उसको डिटेल में पढ़ाने में, इसमें बहुत सारी डिटेल्स है। एनीवेज, अच्छा अब जरा ये पॉइंट समझिएगा बेटा। ए में क्या लिखा है जरा बताएं? एनालिटिकल प्रोसीजर। आई एम ओपनिंग द रफ पेज, प्लीज कॉपी मत करना कुछ भी। इधर देखें सारे स्टूडेंट्स स्क्रीन पे, एक्सक्यूज मी, कोई स्टूडेंट कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ देखेंगे। देखें, एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है एनालाइज करना। क्या करना? एनालाइज का मतलब होता है गौर व फिक्र करना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, जरा मुझे आंसर करना। 2018, 2019, 2020, 2021 आप ऑडिट कर रहे हो किसका? 2021 का। ऐसे भूल जाओ, कोरोना वोरोना कोई नहीं आया था, हटा दो। मेरी सेल्स थी 10,000 की, फिर हो गई 11,000 की, फिर हो गई 9,000 की, फिर अब मेरी सेल हो गई यहाँ पर 80,000 की। ज्यादा है? बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स समथिंग एबनॉर्मल। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने F7 पढ़ा हुआ है? ये F3 तो पढ़ा होगा। उसमें आपने वो पढ़े रेशियो एनालिसिस। क्या पढ़े में आपने? रेशियो एनालिसिस, जिसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, अगर आप नजर से कैलकुलेट करोगे ना,
रेशो आपके पास वही है जो F7 में था, अभी मैं आपको बताता हूं। लेकिन अगर आप नजरिए से देखोगे ना तो अल्फाज आपके बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। कैसे? अज्यूम करो ये F7 का पेपर है। किसका पेपर है? पर आपको बोला है भाई ये इस पे कुछ कमेंट करो, तो आप पता है क्या बोलते हैं? आप परसेंटेज निकालते हैं और आप क्या बोलते हैं? कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है और बहुत अच्छी है, बोनस बोनस मिलेगा, आप तारीफों के फूल बांध देते हैं। यस और नो? ये उस पेपर का नजरिया होता। यहां पर आप कौन है? यहां पे आपका नजरिया सबसे पहले चेंज करना है। आप ऑडिटर हैं, हर चीज को देख के आपने ये करना है। क्या करना है? देखो, जब तक आपको मेरे पे शक नहीं होगा ना, प्रोसीजर नहीं लगाओगे। यस और नो? मुझे आप पे शक नहीं है तो मैं आपको चेक भी नहीं करूंगा। सो ऑडिटर का बुनियादी काम क्या है? जिस ऑडिटर को शक करना नहीं आता वो ऑडिटर ही नहीं है। मतलब आप प्रोसीजर्स कहां पे, इन्वेस्टिगेशन होती है कहां पे? जहां पे डाउट होता है, एंड डाउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। अब आप आ जाओ जी F8 में, डबल ए। आपने ये बोलना है भाईजान पिछले सालों में आपकी सेल कितनी थी? 10, 9, 10, 12 हजार की रेंज में। इस साल सेल कितनी हो गई है? आपके जहन में बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट आना चाहिए कि सर हारिस, हो सकता है तुमने सेल को क्या कर दिया हो? ओवरस्टेट कर दिया। यस और नो? सेल को क्या कर दिया हो जी? ओवरस्टेट कर दिया हो। जहन में डाउट आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि आप कौन है? ऑडिटर। एक ऑडिटर पे ना ये वाली थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है? लिखा हुआ है। क्रिटिकल का मतलब क्रिटिसाइज नहीं होता, क्रिटिकल का मतलब होता है हर एंगल से सोचना। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। चलो मैं आपको एक और मिसाल दे रहा हूं। दिस इज 2021, 2022, 2023, 2024। ठीक है? ये आप 2024 का ऑडिट कर रहे हो। ग्रॉस प्रॉफिट्स, इट वाज 50%, 49%, इट वाज 51%। ठीक है? यहां पर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 80%। ज्यादा है? बहुत ज्यादा है? क्या दिमाग में शक आया था? हाँ, एक सेकेंड, ये फिगर क्या थी? सेल। इधर से आपने बोल दिया ओवर स्टेट। सही है? चीजों को ना इधर डिसएग्रीगेट करो, स्प्रेड करो। ये कौन सी फिगर थी? तो आपने क्या बोल दिया? किस चीज का रिस्क है? ओवर स्टेट। व्हाट इज दिस? ग्रॉस प्रॉफिट। तोड़ो इसको, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या शक आना चाहिए? आपके दिमाग में दो रिस्क आएंगे, या तो सेल बढ़ी है या सीओजीएस। दो रिस्क आ गए ना आपके दिमाग में। यस और नो? अगर इसी को मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन कर दूं तो फिर तुम एक्सपेंसेस की तरफ भी चले जाओगे। एनालाइज कर रहे हो, जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी उस इंफॉर्मेशन को सोच रहे हो। नहीं यार, अगर ये एनपी हो गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो अब आपका रिस्क का जो एक्सपोजर है क्या वो कम होगा, ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अब आपके दिमाग में क्या रिस्क आएगा? या तो सेल बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम हुई है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, सन्ड्री एक्सपेंस, वो भी सब मिला के आपने क्या कर दिया सर? अंडर स्टेट कर दिए। सो वट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर हैविंग, आपने उसको अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करना है। यकीन नहीं करना, शक करना है। क्या करना है? तो अब आपके दिमाग में, इसको मैं जीपी रहने देता हूं। आपने बोला है सर या तो सेल बढ़ी है या तो कॉस्ट कम हुई है। इट सीम्स टू बी अनयूजुअल। सपोज करो ये होता 55%, क्या होता? इट्स अ नॉर्मल ट्रेंड। चलो, केस चेंज, ये 10% है। कम है या बहुत कम है? आई एम नॉट सेइंग के अननेसेसरी ओवर स्टेटेड, अननेसेसरी अंडर स्टेटेड। मेरे अल्फाज पे जरा सुनना। आपने सबसे पहले पता है क्या किया? आपने सबसे पहले 2024 की फिगर को कंपेयर किया। क्या किया? फिगर को आपने कंपेयर किया। आपने सबसे पहला काम क्या किया? कंपेयर किया। कंपेयर करके आपने गौर फिगर किया। और आपने किस चीज को इन्वेस्टिगेट करने जाओगे? नॉर्मल चीज को या एबनॉर्मल चीज को? समथिंग विच इज एबनॉर्मल, उसको। और इस चीज को प्यार से बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर प्लीज कॉपी नहीं करना, मैं खुद लिख कर दूंगा। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है कंपैरिजन। क्या बोला मैंने? एंड देन इन्वेस्टिगेट। किस चीज को इन्वेस्टिगेट? एबनॉर्मल, अनयूजुअल डिफरेंस को। इंक्रीज या डिक्रीज? बोथ। और अगर चीज नॉर्मल होगी, नॉर्मल ट्रेंड पे होगी, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर भी नहीं होगा। और हमारे एग्जाम में पता है क्या होता है? डबल ए के एग्जाम में ना आपको छोटे छोटे रेशियोज निकालने होते हैं। मुझे जरा रेशियोज के नाम याद दिलाना, बेसिक रेशियोज। जीपी, एनपी, आरओसी, रिसीवेबल डेज, पेबल डेज, ये जो बेसिक रेशियोज है। अगेन, अगर तो तुम्हारे पास ये, चलो जी, ये अगर तुम्हारे पास पेपर है
7 होता या पेपर F5 होता, 80% आता, क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं भाई? जीपी मार्जिन बड़ा है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, शेयर होल्डर खुश होंगे और इन्वेस्टमेंट आएगी। ये आपने एक पैराग्राफ बना के टाइपिंग करनी थी, यस और नो? यहाँ पर नजरिया बिल्कुल उलट हो जाएगा, यहाँ पे चोर पुलिस वाली आपने सोच रखनी है। अगर ये मैनेजमेंट का पेपर होता, मैनेजमेंट का पेपर कौन कौन सा होता है? F5 और F7 या F9 भी हो जाता, उसमें भी रेशियोज आते हैं। तो आप क्या बोलते हैं? नहीं यार, ये तो हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, इधर मैनेजर खुश होगा, इधर शेयर होल्डर खुश होंगे, इधर फाइनेंस वाले मैनेजर्स खुश होंगे। लेकिन आप इस वक्त कौन हो भाई? आप ऑडिटर हो, आपने इन सबको टेस्ट करना है कि भाई ऐसा हो कैसे गया, यस और नो? सो एवरीथिंग विच यू आर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, यू शुड हैव द क्रिटिकल एटीट्यूड इन योर माइंड। क्रिटिकल नजर से आपने देखो, देखो फॉर्मूला वही है, नजर से आपने रेशियोज वही निकालने, नजरिया आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो अब आ जाओ आपके पास एनालिटिकल प्रोसीजर। सर व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर? व्हाट यू डिड फर्स्ट? कंपैरिजन। तो लिखो अपने पास। अच्छा ऑनलाइन बच्चे बेटा 1 मिनट रुकिएगा, अजान हो रही है यहाँ पे। मैं उसके बाद रिज्यूम करता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ चले जी बेटा, एनालिटिकल प्रोसीजर वंस अगेन। एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या मतलब होता है? कंपैरिजन ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होगी और क्या होगी आपके पास? नॉन फाइनेंशियल भी होगी। कंपैरिजन ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा वन मोर थिंग प्लीज मुझे बताइएगा, प्लीज आप कंपैरिजन किस किस के साथ करोगे? पास के साथ, बजट के साथ, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के साथ, सबके साथ कंपैरिजन करना है, वो ये डिटेल है। जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, एक्सक्यूज मी, ये टॉपिक है आपके पास आइजा 520। मैंने आपसे क्या कहा, 1 1.5 घंटा लग जाएगा इसको पढ़ाने में, इतनी डिटेल है हर एक चीज के अंदर। तो आज की क्लास में ना हम सारी चीजों का टीजर लेकर जा रहे हैं जी। कंपैरिजन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेटिंग द अनयूजुअल डिफरेंस। प्लीज अंडरलाइन करना अनयूजुअल को, हाँ। आप अनयूजुअल डिफरेंस जो है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करोगे। एक सवाल पूछूं, मुझे प्लीज जरा आंसर करना। ये क्या लिखा हुआ है? अनयूजुअल डिफरेंस, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? अनयूजुअल डिफरेंस, राइट। मैं एक चीज लिख रहा हूं, मुझे उसका आंसर करना। खवातीन हजरात, जीपी मार्जिन है 50%। क्या है? 50%। 1 मिनट वेट, यहां देखिएगा, एक्सक्यूज मी। मैं 3 जीपीज और लिख रहा हूं, 60, 65, 70। कोई भी बच्चा आप अलग अलग बताना, लेकिन अलग अलग आंसर देना। आपके लिए क्या चीज अनयूजुअल है? नहीं नहीं, क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? आपने कहा नॉर्मल, चलो किसने कहा? आपने कहा नॉर्मल, मैंने मान लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताना। आपकी नजर में नॉर्मल है एबनॉर्मल है? कुछ भी बोलते हैं, एबनॉर्मल।
आपने कहा नॉर्मल। आप बता दो आपकी नजर में ये वाला डिफरेंस नॉर्मल है एबनॉर्मल है? सर व्हाट इज नॉर्मल डिफरेंस, व्हाट इज एबनॉर्मल डिफरेंस? इसका स्केल एप्रोप्रिएट ऑडिटर खुद डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? यानी कि एक चीज होती है, मैं आपको एक अभी चलो लिख कर दे देता हूं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा सीरियसली में नहीं पढ़ना। एक चीज होती है ये, ठीक है, लिखा है जजमेंट, और एक चीज लिखी है ये, मैं ज्यादा इस पर अभी इंफेसिस नहीं कर रहा, बाद में करूंगा। क्या लिखा है? आप लोगों ने बचपन में FA1 FA2 पढ़ा है, उसमें मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मटेरियलिटी क्या होता है? इंपॉर्टेंस। मैंने एक बंदे से पूछा 1000 रुपए, कहता कुछ नहीं है, मामूली है। दूसरे बंदे से पूछा 1000 रुपए, हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ी रकम हो, हाँ, उसके लिए 2-3 वक्त का खाना हो फॉर एग्जाम्पल। तो 1000 रुपए आपके लिए इमटेरियल है, उसके लिए क्या है? इट ऑल डिपेंड्स आपकी जजमेंट के ऊपर। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, सर ये अनयूजुअल डिफरेंस का जो स्केल है ना, वो कौन डिसाइड करेगा? वो ऑडिटर डिसाइड करेगा। हो सकता है एक चीज आपकी नजर में नॉर्मल डिफरेंस हो और आपकी नजर में एबनॉर्मल। सो व्हाट इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल डिफरेंस? यहां पर एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूंगा, अनयूजुअल डिफरेंस एरो मार के लिखो। इट डिपेंड्स ऑन materiality level, और ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ऑडिटर्स जजमेंट। क्या चीज नॉर्मल है, क्या चीज एबनॉर्मल है, कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर। C फॉर कॉन्फर्मेशन, A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या मतलब है? कंपैरिजन करना, एक्सक्यूज मी, क्या करना? और किस चीज की इन्वेस्टिगेशन? अनयूजुअल डिफरेंस। व्हाट इज अनयूजुअल डिफरेंस? हु विल डिटरमिन? द ऑडिटर विल डिटरमिन द वेदर द डिफरेंस इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। सही। अब इसके बाद आ जाए I3 का मतलब आई से मिलाकर 3 चीजें होंगी। पहली है आपके पास इंक्वायरी। खवातीनो हजरात, इंक्वायरी का मतलब होता है यहां पर इंटरनल। इंक्वायरी का मतलब क्या है जी? इंटरनल। सर व्हाट इज इंक्वायरी? इंक्वायरी का मतलब है क्लाइंट कंपनी, यानी कि अच्छा एक्सक्यूज मी, यू पीपल आर द ऑडिट फर्म और मैं कंपनी, आप मुझे क्लाइंट कंपनी बोलोगे। क्या बोलोगे? क्लाइंट कंपनी, क्योंकि आपको मैं ऑडिट फीस दूंगा तो आपका क्लाइंट हूं। अब जरा सुने हुआ क्या, कंपनी की मैनेजमेंट से सवाल जवाब करना। रिपीट, कंपनी की मैनेजमेंट से, व्हाट इज दिस? ये इंक्वायरी। इसका मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम क्लाइंट कंपनीज स्टाफ। क्लाइंट कंपनी के स्टाफ से सवाल जवाब करना इज एन इंक्वायरी। इंक्वायरी मींस सवाल जवाब करना। किससे सवाल करोगे? स्टाफ से। दूसरा आई, वेट, आंसर करना, एक्सक्यूज मी, इधर, इधर देखिए। 1000 रुपए का प्रोडक्ट है जी, कैसे चेक करोगे? इनवॉइस। इनवॉइस क्या है? कागज है। क्या है? तो प्रोसीजर पता है क्या बना? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मुझे जरा 2-4 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के नाम बताओ, एक्सक्यूज मी, इन एक मिनट, एक करके। हाँ जी, को डॉक्यूमेंट्स के नाम जरा गिनवाओ, क्या क्या है? सर इनवॉइस हो गई है। सर जी आपके पास क्या हो गया है? बैंक स्टेटमेंट, GRN, GDN एक्सेट्रा, लीगल ट्रांसफर डीड। जैसे जैसे कंटेक्स्ट होगा वैसी वैसी चीजें होंगी। सवाल, एक्सक्यूज मी, मैंने कल, यस्टरडे, अपना प्रोडक्ट एक पार्टी को डिलीवर कर दिया। कल 16 तारीख थी, एक्सक्यूज मी, मैंने कहा 16 तारीख को मैंने एक पार्टी को प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है, मान लोगे? क्या चेक करोगे? GDN। उस GDN पे क्या होगा? 16 तारीख की डेट लिखी होगी और साइन होगी किसकी? कस्टमर की, जिसको मैंने सामान बेचा है, हाँ या ना? यस्टरडे 16 तारीख को मैंने ये मोबाइल फोन मिस्टर ए नाम के कस्टमर को डिलीवर कर दिया।
तो अब आप मुझे बात बताओ, आपने बेसिक में वो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ना ये डॉक्यूमेंटेशन के, सो डेफिनेटली मैंने उसको कौन सा डॉक्यूमेंट भेजा होगा, गुड्स डिलीवरी नोट्स, उस पे क्या क्या होगा, 16 तारीख लिखी होगी और साइन होगी किसकी, और डिस्क्रिप्शन में मोबाइल फोन लिखा होगा। आप बोलोगे हाँ सर अब मुझे यकीन आया, लेकिन जब आपने मुझसे इंफॉर्मेशन ली तब आपने भरोसा नहीं किया, क्या करना था, डाउट किया और आपने तस्दीक कर ली। इज इट डन? ओके, सो दिस इज द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब आ जाए एक और आई, आई का मतलब होगा आपके पास इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स। सर व्हाट इज इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स? खवातीनो हजरात, ये जो आपके पास एसेट्स है ना, ये आपके पास करंट एसेट भी हो सकते हैं और नॉन करंट एसेट भी हो सकते हैं। मैंने कहा बराबर वाले कमरे में ना 2 प्रोडक्शन मशीन्स पड़ी हैं, अभी भी लाके रखिए, नहीं कल मान लोगे, क्या करोगे, जाके देखोगे, जाके देखना क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ व्हाट, एसेट, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, सीए एनसीए कुछ भी हो सकता है। जल्दी कॉपी करें इसके साथ साथ। ऑडिट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ऑडिट किसका हो रहा है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। आपको इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, मैनेजमेंट। आपने उस इंफॉर्मेशन पे, इस इंफॉर्मेशन पे भरोसा नहीं करना, क्या करना है, डाउट करना है। और डाउट करने के बाद क्या करना है, कैसे, प्रोसीजर लगा के। प्रोसीजर क्या है जी, कायरो है, कायरो, सी फॉर कंफर्मेशन किससे लेते हैं, थर्ड पार्टी से, एक्सटर्नल पार्टी से। ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, व्हाट डज इट इंक्लूड्स, कंपैरिजन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एबनॉर्मल थिंग्स। आई फॉर इंक्वायरी, इंक्वायरी मींस सवाल जवाब करना। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई कागजात देखना। इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, कोई भी एसेट को फिजिकल इंस्पेक्शन करना। फिर है आपके पास आर, और आर में आपके पास 2 चीजें आती हैं, आर में 2 चीजें आएंगी। एक है आपके पास रिकैलकुलेशन, क्या है बेटा आपके पास बताइएगा, रिकैलकुलेशन। अच्छा, प्लीज इसको आप कॉपी मत कीजिएगा, मैं एक रफ पेज खोल रहा हूं एंड आई वांट योर अटेंशन ओवर हियर। कॉपी मत कीजिएगा, याद देखना, एक्सक्यूज मी। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, कोई भी डॉक्यूमेंट बताओ जो कंपनी ने बनाया हो, कोई भी डॉक्यूमेंट बताओ जो कंपनी ने बनाया हो। हम्म, नहीं नहीं इनवॉइस नहीं, कोई ऐसा रिकॉर्ड जो कंपनी ने प्रिपेयर किया हो। चले बैंक रिकंसिलिएशन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बैंक ट्रायल बैलेंस ले लो। आपने F2 पढ़ा है? वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन शीट पढ़ी है फीफो के जरिए से जो बनाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स किसने प्रिपेयर किए, कंपनी ने। कोई भी एक डॉक्यूमेंट उठा लो, मैं ले लेता हूं जी ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन शीट है, किससे बनी है, एक सेकेंड, कौन है आप, ऑडिटर। आपने मुझसे बोला सर हारिस इन्वेंट्री वैल्यूएशन शीट दे, क्या दे, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन शीट। व्हाट इज दिस, कौन सा प्रोसीजर हुआ, हाँ हाँ, यू आस्क मी, आपने मुझसे बोला भाईजान इन्वेंट्री वैल्यूएशन की शीट दें, मैंने डॉक्यूमेंट पकड़ के ये दे दिया, ये क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है ना। भाई आपने मुझसे बोला भाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन शीट दो, मैंने कहा ये लो, तो व्हाट इज दिस, कौन सा प्रोसीजर हुआ, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, सही है। फिर पता है क्या हुआ, मैंने ये फीफो के जरिए से बनाई थी, किसके जरिए से बनाई थी भाई, कॉस्ट आई, फिर मैंने इशू किया, आई आई आई, फिर इशू किया वगैरह वगैरह, एंड में क्लोजिंग बैलेंस पहुंच गया मेरे पास 200 का। किसका पहुंच गया, एक्सक्यूज मी दोबारा से, सर हारिस इन्वेंट्री वैल्यूएशन शीट दें, मैंने कहा हियर यू गो, दिस इज व्हाट इज दिस, सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इज इट डन, एक्सक्यूज मी लास्ट में, हेलो इज इट डन। फिर आपने उठाया कैलकुलेटर, आपने ये किया, कैलकुलेटर किया प्लस माइनस, फिर आपने बोला हाँ हारिस आपका जो 200 का बैलेंस है बिल्कुल सही है। अब जो आपने हरकत की वो क्या कहलाएगा, रिकैलकुलेट। रिकैलकुलेट का क्या मतलब होता है, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चेक कर लेना। क्या चेक कर लेना, यू आस्क मी भाईजान इन्वेंट्री वैल्यूएशन शीट दो, मैंने कहा ये लो, व्हाट इज दिस, सेक्शन ऑफ, आपने देखा, आपने बोला भाई कैलकुलेटर भी दो, मैंने कैलकुलेटर दिया, आपने उठा के उसको प्लस माइनस चेक किया, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये कहलाता है रिकैलकुलेशन। कॉपी मत करना, एक मिनट, क्या कहलाता है,
रिकैलकुलेशन में ऑडिटर क्या करता है? रिकैलकुलेशन में ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की हुई कैलकुलेशन को रीटोटल कर रहा है। क्या कर रहा है? रीटोटल कर रहा है, या प्लस माइनस सही किया या नहीं किया। अब आते हैं दोबारा इस पे, इस इंफॉर्मेशन पे दोबारा आओ। आपने बोला सर हारिस इन्वेंट्री वैल्यूएशन शीट दो, मैंने कहा ये लो जी। व्हाट इज दिस, जल्दी बोले। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। आपने पता क्या किया? आपने ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन शीट है, आपने देखी, इसको साइड पे रख दिया, और साइड पे रखने के बाद आपने मुझे बोला सर हारिस सादा पेपर दो, एम्प्टी ब्लैंक पेज दो। मैंने कहा ये ले भाई ब्लैंक पेज, ये लो, ये ब्लैंक पेज आप ले लो जी, आ गया ब्लैंक पेज। फिर आपने ऑडिटर ने, फिर आपने बोला सर हारिस सारी रॉ फाइल्स दो। क्या दो? रॉ फाइल्स, डाटा दो। आपने खुद फीफो की शीट बनाई और मेरी बनाई हुई से कंपेयर किया। अब जो आप कर रहे हो ना वो रिकैलकुलेट नहीं है, इसको बोलते हैं ये, क्या लिखा हुआ है? रीपरफॉर्म। रीपरफॉर्म का क्या मतलब होता है? कि ऑडिटर वो काम खुद से कर रहा है और मैनेजमेंट के काम से क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। दैट्स व्हाट सेकंड आर, एक और रिकैलकुलेशन और दूसरा क्या आपके पास? रीपरफॉर्मेंस। अच्छा जी सर हारिस एक और डॉक्यूमेंट है जो आपने बनाया था, मैंने बोला हाँ मांगो। आपने बोला भाईजान एनसीए रजिस्टर दो। क्या दो? एनसीए रजिस्टर। मैं थोड़ा सा रफ बना रहा हूं। एनसीए रजिस्टर में क्या चीज आ जाती है भाई? सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ द मशीन, क्या माइनस होगा? डेप्रिसिएशन। क्या आ गई आपके पास? नेट बुक वैल्यू। फिर मैंने इसको वो भी कर दिया था, री वैल्यू। फिर मैंने कुछ ऐड भी कर दिया और कुछ मैंने डिस्पोज भी कर दिया। सरारिस कुछ ना कुछ इंपेयरमेंट भी हुई, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 150 रुपए का। यस और नो? एडिशन सब्ट्रैक्शन हर चीज। आपने बोला भाईजान एनसीए रजिस्टर, तो मैंने कहा ये लो। व्हाट इज दिस? इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, एनसीए रजिस्टर, इंस्पेक्शन ऑफ। आपने उठाया कैलकुलेटर, आपने सबका टोटल चेक किया। व्हाट इज दिस? रिकैलकुलेशन। आपने नहीं, आपने एनसीए दो दिया, आपने सर इन तमाम चीजों की ना मुझे डाटा दे दे, रॉ डाटा। मैंने कहा वो भी दे दिया, मैं तो आपको मना कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि जो ऑडिटर इंफॉर्मेशन मांगे, और तुम्हारा हक है कंपनीज एक्ट में कि जो इंफॉर्मेशन लेना चाहो एज फार एज एफएसआर कंसर्न। तो आपने ये किया, आपने उस एनसीए रजिस्टर को ना दोबारा से प्रिपेयर किया और मेरे बनाए हुए से कंपेयर किया। ये क्या है? रीपरफॉर्मेंस। मेरा एक सवाल, आप रिकैलकुलेट करोगे या रीपरफॉर्म करोगे? जरा क्विक आंसर देना, कुछ भी बोल दो। एनसीए रजिस्टर है, क्या है? एनसीए रजिस्टर। आप रिकैलकुलेट, आप रीपरफॉर्म, अलग अलग आंसर दो। क्या? रिकैलकुलेट, आप रिपरफॉर्म। वेरी गुड, एक्सीलेंट। असल आंसर ही ये था। क्यों तुमने रिकैलकुलेट किया? क्योंकि देखो ऑडिटर है ना, ऑडिटर भी बेचारा इंसान है। ऑडिटर भी कौन है भाई? इंसान है। हर इंसान की जजमेंट अलग होती है। अगर तुम्हें शक कम लग रहा है तो क्या करो? रिकैलकुलेट। तुम्हें शक ज्यादा लग रहा है? रिपरफॉर्म। हाँ है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब आपने देखा यार ये तो एनसीए रजिस्टर है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं। इसमें तो आईएस 16 भी लग रहा है 38 भी है इंटेंजिबल एसेट, इसमें आईएस 36 भी आ गया। यस और नो? तो आपने बोला यार इसमें तो तीन तीन स्टैंडर्ड्स हैं यार, गलती के चांसेस, मैं रिपरफॉर्म कर लेता हूँ। कर ले भाई रिपरफॉर्म। यस और नो? फिर आपने बोला नहीं यार ये तो इन्वेंट्री शीट है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग नहीं रहा, आईएस 2 है, मैं इसको रिकैलकुलेट करके फारिग करता हूँ। तो तुम्हारी मर्जी, कौन सा प्रोसीजर लगाने किसकी मर्जी है? ऑडिटर की। हाँ, वो एक डॉक्टर ने चेक करना है आपको बुखार है कि नहीं है, वो डॉक्टर की मर्जी यार, वो थर्मामीटर मुंह में लगा के देखे, यहाँ पे माथे पे स्ट्रिप रख के देखे, उसका प्रोसीजर है ना, द वे ही कंसीडर इज बेस्ट। सर रिकैलकुलेट, रिकैलकुलेट का मतलब क्या होता है जरा मुझे बताइएगा। ऑडिटर क्या करता है जी? ऑडिटर क्या कर रहा है? सिर्फ रीटोटल। अब मैं ना और थोड़ी डेप्थ में जाता हूं, एक सेकेंड। एक चीज है ये, क्या लिखा है जरा प्लीज पढ़िएगा। और एक चीज है ये, क्या है? अगर तुम्हें ये चेक करना है कि हारिस हनीफ तुमने कॉन्सेप्ट आईएएस का सही लगाया या नहीं, कॉन्सेप्ट चेक करना है, क्या चेक करना है? तो क्या करना होगा? रिपरफॉर्म करना होगा। क्या करना होगा? रिपरफॉर्म। लेट मी गिव यू द एग्जांपल, एंड बहुत सिंपल मिसाल दूंगा, कोई मैं कॉम्प्लिकेटेड मिसाल शुरू में नहीं देता। देखिए अज्यूम एक एसिड था 100 रुपए का, इसकी लाइफ थी 4 साल, रेजिडुअल वैल्यू थी 0,
तो डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए भाई? 25 रुपए का डेप्रिसिएशन होना चाहिए। इधर सुनना जरा, हुआ क्या, मैंने क्या किया, ये मेरी ईयर 1 की बुक वैल्यू है, सही है गलत है? जल्दी बोलो, सही है गलत है? गलत है ना? ध्यान से सुनना एक मिनट। अगर मैं कैलकुलेटर निकालूं और 100 में से 20 माइनस करूं तो कसम खुदा की 80 आंसर आएगा, हाँ या ना? तो तुमने यही बोलना है ना, सर आपकी तो फिगर सही है, सर नो, लेकिन ब्रैकेट पे क्या गलत लगा हुआ है? और वो कब चेक होता? जब आप रीपरफॉर्म करते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो तुम, अगर तुमको रीपरफॉर्म करना होता तो क्या करते? 100 को 4 से डिवाइड करते, आंसर आता 25, फिर आप देखते 75 रुपए बुक वैल्यू होनी चाहिए, सो नो। लेकिन अगर आप मेरी गलत, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? रॉन्ग लगा हुआ है, तो गलत चीज की हुई है। लेकिन कैलकुलेशन भाई 100 में से 20 जाएंगे तो 80 ही आएंगे ना। तो रिकैलकुलेशन सिर्फ टोटल चेक करता है, लेकिन अगर आपको अंदर घुस के आईएएस का कॉन्सेप्ट चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? और आप कहाँ करोगे रीपरफॉर्म? जहां पे शक, जहां शक हल्का है क्या करोगे? रिकैलकुलेट करके आगे फारिग करो, दैट्स इट। तो ये ऑडिटर की टोटल जजमेंट है। सो आइएगा बेटा रिकैलकुलेशन में, यहां पर क्या होता है रिकैलकुलेशन में, कि ऑडिटर चेक्स द टोटल ऑफ फिगर्स। ऑडिटर चेक्स द व्हाट? टोटल ऑफ फिगर्स। टोटल का मतलब क्या है? एरो मार के लिख दीजिएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चीजें आप चेक कर रहे हो, यानी कि एक्यूरेसी चेक कर रहे हो, एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन। और दूसरा आर होता है आपके पास खवातीनो हजरात, री परफॉर्मेंस। व्हाट इज री परफॉर्मेंस? री परफॉर्मेंस में ऑडिटर क्या करता है? हाँ, नहीं कॉन्सेप्ट तो चेक करता है। अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्सक्यूज मी, ताकि आप लोगों को ना जरा इजी भी हो जाए। यहाँ पे क्या चीजें चेक होती है बताना? ये लिख देना, एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन चेक होती है, हाँ है ना? री परफॉर्मेंस में मैं लिख देता हूँ बाद में। री परफॉर्मेंस से क्या चेक होता है जरा बताएंगे? नहीं नहीं, वो तो प्रोसीजर है। चेक क्या होता है? पूरा का पूरा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट चेक करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रीपरफॉर्म करना पड़ेगा। तो सर रीपरफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? कि ऑडिटर is doing the same work which had been performed by management and compare with the work of management। बच्चों सर मुझे आंसर देना, इसमें क्या चेक हो जाता है? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ आईएएस चेक हो जाता है। तो अगर किसी चीज का देखो मैंने आपको गलत कॉन्सेप्ट लगाया लेकिन कैलकुलेशन तो सही थी ना, सो दैट्स द डिफरेंस। और ओ का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। जी बेटा, ओ का मतलब क्या होता है आपके पास? ऑब्जर्वेशन। ये सब ऑडिटर के प्रोसीजर्स हैं। ऑडिटर कौन है? ऑडिटर भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने वाला ऑडिटर एक इंस्पेक्टर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है? ये सब ऑडिट प्रोसीजर है। ऑडिटर जो कर रहा है वो क्या है? आंसर देना, एक्सक्यूज मी। प्रोसीजर जो हासिल करेगा उस एविडेंस में जो बोलोगे, दैट विल बी योर ओपिनियन। अच्छा, व्हाट आर प्रोसीजर्स? आंसर बोलो। कायरो। व्हाट आर प्रोसीजर्स? कायरो। क्या आपके पास लास्ट क्या लिखा भाई? ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन क्या है? सर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? देखें, इट हैपेंस विद ह्यूमंस ना, ऑडिटर भी इंसान है। आप किसी जगह पे फर्स्ट टाइम जाओ, शौरी लाशौरी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व द थिंग्स, यस और नो? हाँ, कि ये ऐसी लगा हुआ है, अच्छा वो कैमरा है, ये वो, इस तरह की चीजें, मतलब यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व द थिंग्स। सो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ऑडिटर जाके कंपनी में, ऑडिटर विल ऑब्जर्व मैनी थिंग्स। ऑडिटर विल ऑब्जर्व, जी क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करोगे जरा आप मुझे बताना? जी, कंपनी की क्या चीजें आप ऑब्जर्व करोगे, एक्सक्यूज मी? वहां का सिस्टम, वहां का कल्चर, वहां पे लोगों का वर्किंग स्टाइल। मैं आपको एक मिसाल देता हूं।
मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप गए ऑफिस में, एक्सक्यूज मी, ऑडिटर हो ना आप, कंपनी में गए, आपने देखा कि मिस्टर ए जो है ना, ऑफिस टाइमिंग है 9:30 से लेकर 6:30 तक। मिस्टर ए जो है ना, वो पेरोल ऑफिसर है। कौन है? आपने 2-3 दिन से ऑब्जर्व किया, ये साहब 2 बजे आते हैं और 5 बजे भाग जाते हैं। इसको कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि इसका जो मैनेजर है वो खुद 3 बजे आके 4 बजे चला जाता है। मतलब ये आपने चीजें क्या की हैं? ऑब्जर्व की है। और आपकी ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन आपने क्या निकाला, अच्छा या बुरा? इससे आपको क्या लेना देना? जब मैं आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताऊं, मैं मिस्टर ए हूं, ये पेरोल ऑफिसर। बेटा मैं 2 बजे आऊं या 6 बजे जाऊं या जो भी करूं, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप कौन है? आप मेरे बॉस नहीं है। आप कौन है? और ऑडिटर भी किसके हैं? फाइनेंशियल स्टेट नहीं, किस चीज के ऑडिटर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। मेरी ऑफिस टाइमिंग कितने बजे की लिखी जरा बताना? 9:30 से 6:30। मैं कितने बजे आ रहा हूँ? 5 बजे चला जाता हूँ। इससे आपको कोई तकलीफ? आप बोलोगे भाई हारिस मेरी तरफ से तो तुम आओ ही नहीं, ऑफिस क्यों आ रहे हो? आओ ही नहीं, जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा ऑफिस है, तेरा मैनेजर है। लेकिन हारिस हनीफ आपकी डेजिग्नेशन क्या है इस वक्त बताइएगा? पेरोल ऑफिसर। आपने क्या ऑब्जर्व किया? दैट एम आई पंक्चुअल या पंक्चुअल नहीं है? पंक्चुअलिटी नहीं है और लूज कल्चर चल रहा है। आपके दिमाग में एक शक आएगा, अबे यार यहाँ का तो कल्चर ही रफ एंड टफ है, पता ही नहीं है क्या चीज है। हो सकता है पेरोल एक्सपेंस ओवर स्टेट हो। यहाँ आपने घुमा फिरा के हर चीज को कनेक्शन किसके साथ जोड़ना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। किसके साथ जोड़ना है जी? मिस्टर ए इन्वेंट्री संभालता है। क्या संभालता है? यही लूज कल्चर चल रहा है, आना जाना कुछ भी नहीं बताइए, और ऑब्जर्विंग कि यार ये बंदा तो स्टोर में होता ही नहीं है। सवाल, क्या आपको इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से कोई लेना देना है? नहीं लेना देना, ये आपका काम ही नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आएगी, यार इसके केयरलेस एटीट्यूड की वजह से इन्वेंट्री खराब हो सकती है। और इन्वेंट्री पे कौन सा आईएस लगता है? टू। लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी की वजह से उसकी कॉस्ट और एनआरवी की वैल्यूज में जब एक बंदा अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी ध्यान नहीं देगा। आप लोगों ने बचपन में ना अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है। अकाउंटिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। यार मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? मैं मार्केट गया, ये प्रोडक्ट पैसे दिए, खरीद के ले आया, ये क्या है? ये एक्टिविटी है। अब जब मैं अपने ऑफिस में आऊंगा ना, तो एंट्री बनाऊंगा, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। ये क्या है? अकाउंटिंग है। पहले क्या होती है? एक्टिविटी। एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? और इन दोनों को चेक करना क्या कहलाएगा? ऑडिट। अब आप सोचो, इसका मतलब अगर मेरी एक्टिविटी ही खराब है तो अकाउंटिंग भी खराब हो रही होगी। यस और नो? तो आपने सबसे पहले एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना है। आपको नजर आया, आपने बोला यार हारिस हनीफ आप तो पेरोल ऑफिसर हो, हैं? पेरोल ऑफिसर हो, 9 बजे की टाइमिंग है, आप ऑफिस 10 बजे भी नहीं आते हो, 3 बजे आते हो, 4 बजे चले जाते हो, सीट पर नहीं होता है, इसको कोई पूछने वाला भी नहीं है। आपने क्या चीज कंक्लूड की? कि एक्टिविटी में दम नहीं है। तो जब एक्टिविटी खराब है तो अकाउंटिंग खराब होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये जो आप कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, ये नोटिस करना क्या कहलाता है? व्हाट विल यू ऑब्जर्व? कंपनी का कल्चर, वहां का सिस्टम, वहां का कंट्रोल इन्वायरमेंट, वहां के लोग, वहां का डिसिप्लिन, हर चीज आपने क्या करनी है जी जरा बताइएगा? ऑब्जर्व करनी। ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीजें आपको नजर आती, लिखिए जरा जल्दी से। हरिया भरिया। ऑडिटर जो कर रहा है प्रोसीजर है, जो हासिल कर रहा है वो एविडेंस है, और एविडेंस की बुनियाद पे जो बोलते हो वो क्या है? वो ओपिनियन है। एक बार जरा क्विक वे में बताना, डिटेल में नहीं, डिटेल में मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा दोबारा से। देखो शुरू की जो 2-3 क्लासेस होती है ना, पहली क्लास हफ्ते की तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा, सलाम दुआ थी। आज से जो भी चीज हो रही है ना, थोड़ी सी स्लो होगी। 2-3 दिन में जब आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, फिर नॉर्मल पेस पे आ जाएंगे दोबारा। आप कौन है? जो कर रहे हो वो क्या है? जो हासिल करो एविडेंस है। प्रोसीजर्स क्या है? कायरो, बस बस कायरो, खत्म। इज इट डन? ओके। तो यू हैव टू ऑब्जर्व मैनी थिंग्स। ऑडिटर विल ऑब्जर्व कंपनी का सिस्टम, कल्चर, कंट्रोल एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीजें आपने ऑब्जर्व करनी। इज इट डन? अब पेज नंबर 4, इंतहाई दर्जे का इंपॉर्टेंट पेज, सब खाली है, हम लोग लिखेंगे। ये देखो, एक्सक्यूज मी, ये क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल्स का क्या आएगा बताना?
इम्पैक्ट किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, लंबी चौड़ी एग्जांपल दे ही नहीं सकता, उसकी रीजन ये है। अच्छा, आपको पता है कंट्रोल का जो टॉपिक है उसके ऊपर एक सवाल लाजमी है, शायद मैंने आपको ये लास्ट फर्स्ट वाली क्लास में देखो लिखवाया था बेटा, 3 मेजर टॉपिक्स है। पहला क्या है? कंट्रोल, और कंट्रोल के ऊपर एक क्या आएगा? CRQ। 20 नंबर कंफर्म इसमें से आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट। एक अटेम्प्ट में 22 भी था, किसी में 15 भी था, डिपेंड करता है। अच्छा, अब जरा इधर आ जाए, एक्सक्यूज मी, इधर प्लीज, कॉपी नहीं, जब मैं बोलूँ था बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये। इधर F1 पढ़ा आप लोगों ने? हाँ, F1 पढ़ा है ना? F1 में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, चैप्टर कंट्रोल्स का, है? याद आ रहा है? भूल गए? भूल गए सर? क्योंकि F1 सर हमने आखिरी के एक हफ्ता पढ़ के यूं रट्टा मार के पेपर दिए था, खत्म। देखो अब ध्यान से सुनना, कंट्रोल्स, मैं कोई लंबी चौड़ी मिसाल नहीं दे रहा, एक सिंपल मिसाल दूंगा, एक या दो सिंपल एग्जांपल। मिस्टर ए जो पेरोल ऑफिसर था, उसकी टाइम की कोई भी मॉनिटरिंग नहीं थी। क्या कंट्रोल अच्छा है बुरा है? बुरा है। भाई मैं टाइम पर नहीं आ रहा, आप मेरे मैनेजर हो, आप मेरे से पूछ नहीं रहे, क्यों नहीं पूछ रहे? खुद टाइम पे नहीं आ रहा। और आप डायरेक्टर हो, आप मुल्क से बाहर, मतलब कंपनी ऐसे ही चल रही है। सवाल, टाइम पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मेरे यहाँ पे नहीं हो रही। तो सर जब आपके कंट्रोल ही वीक है, क्या वीक है, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ के चांसेस कम है या ज्यादा है? एक और मिसाल, एक और मिसाल, ये रफ पेज पे मैं आपको मिसाल लिख के देता हूं, कॉपी नहीं करना। एक तरफ है ना, मिस्टर ए है, ध्यान से सुनिएगा इसका काम क्या है। मिस्टर ए कस्टमर से डील करता है। किससे डील करता है? मैं मिस्टर ए कस्टमर डीलिंग कर रहा हूं। फिर मैंने प्रोडक्ट को क्या किया? सेल भी कर ली। फिर मैंने कैश, मतलब ये प्रोडक्ट है, मैंने आपसे कस्टमर डीलिंग की, आपको बेचा, आपसे कैश लिया, और फिर मैंने कैश की क्या कर रही, एंट्री भी बनाई, कैश डेबिट मोबाइल क्रेडिट। और फिर उसके बाद वीक एंड पर मैंने कैश को क्या किया, और फिर मैंने कहीं डिस्क्रिपेंसी आई तो उसको क्या कर लिया। क्या मिस्टर ए सारे काम कर रहा है? हाँ या ना? मुझे बताएंगे इसमें गड़बड़ के चांसेस क्या है? क्या गड़बड़, क्या हो सकता है? क्या मिस्टर ए लिमिटेड काम कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है? इंसान है, एरर हो सकता है। यार वर्कलोड इतना हो गया, अरे यार आपको मैं एक और चीज इजी लैंग्वेज में बताता हूँ, मुझसे क्या गलती हो सकती है जरा बताना। क्या, क्या गलती हो सकती है, क्या एरर हो सकता है मुझसे? आसान मिसाल लो, F3 याद है? भूल गए? मुझे आपके एक ही पेपर स्ट्रॉन्ग चाहिए, कौन सा? बल्कि मैं खुद भी आपको अकाउंटिंग याद दिला दूंगा। आपने F3 में वो 7 किस्म के एरर्स पढ़े थे, एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, है? बस जहां एरर बोलूं ना वो दिमाग में ले आओ, और मुझे एक दो मिसाल लेके खत्म करो। क्या गलती हो सकती है मुझसे? ओमिट हो सकता है, डेबिट का क्रेडिट हो सकता है, पूरा का पूरा प्रिंसिपल चेंज हो सकता है, ये सर नो? क्या मैं डबल एंट्री रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मतलब एक ही एंट्री 2 बार रिकॉर्ड हो गई? हाँ या ना? एरर, क्या मुझसे ट्रांसपोजिशन हो सकता है, 850 की जगह 805 लिख दिया? हाँ या ना? क्यों हो सकती है मुझसे गलती? वर्कलोड है बहुत ज्यादा है। आपको पता है मिस्टर ए फ्रॉड भी कर सकता है। कैश किसके पास है? उसका हिसाब, लिखत पढ़त रिकॉर्डिंग किसके पास है? कैश की गिनती कौन करता है, रिकंसाइल कौन करता है? चोरी भी मिस्टर ए करेगा, उसको छुपा भी लेगा। वो कैसे? कैश है मेरे पास, मैंने कैश चोरी कर लिया जेब में, और एंट्री रिमूव कर दी, तो बैलेंस हो गया ना? कैश चोरी किया और एंट्री रिमूव कर दी, बैलेंस हो गया। अब कल को आप मैनेजर, आपने मुझसे सवाल करना है, तो रिकंसिलेशन किसके हाथ में है? वो भी मेरे हाथ में है। तो मिस्टर ए मौके का फायदा उठा के फ्रॉड भी कर सकता है, और अगर चोरी नहीं कर सकता तो वर्कलोड की वजह से क्या हो सकता है बेटा, क्या एरर हो सकता है? 2-3 मिसाल बताओ। ओमिशन, ट्रांसपोजिशन, हाँ, और ये आप एग्जाम में इस तरीके से हम लिखेंगे, कैसे वो एग्जाम बताऊंगा। इज इट डन? तो सर हारिस, यहां पर आपको चाहिए कि आप ये करो, क्या करो बेटा? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। जैसे चेजअप पे चले जाओ, सेलमैन अलग होते हैं,
कैशियर अलग होता है, रिकंसिलिएशन कोई और करेगा। तो भाईजान कैश की काउंटिंग और रिकंसिलिएशन और ये बाकी सारे काम कम से कम 3 लोगों में स्प्लिट होने चाहिए। यस और नो? कैश मैं कलेक्ट करूं, गिनती आप कर लेना, रिकंसिलिएशन आप कर लेना। यस और नो? दैट्स द थिंग। अब सवाल, सर हारिस, कंट्रोल्स का इंपैक्ट आता है, कंट्रोल्स का क्या आता है, किसके ऊपर? बड़ों का इंपैक्ट आता है बच्चों के ऊपर। यस और नो? तो कंट्रोल्स का इंपैक्ट आएगा किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब एक सवाल, सर ये कंट्रोल्स है, अगर तो कंपनी, अच्छा मैं कंट्रोल्स की ना कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप यहां पर लिखिएगा मेरे साथ साथ। कंट्रोल्स की एग्जांपल, एक्सक्यूज मी सर, कंट्रोल की एग्जांपल जरा मुझे बताओ क्या कंट्रोल हो सकते हैं? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मॉनिटरिंग ऑफ टाइम, कि लोग कब आ रहे हैं, वो ऑफिस में होता है ना, थंब इंप्रेशन लगाते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं। यस और नो? है, टाइम की मॉनिटरिंग करना। सर हारिस, आपके पास कंट्रोल्स में ये कैमरास वगैरह भी आ जाते हैं। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मैं ज्यादा मिसाल नहीं दे रहा, अगर आप में से किसी को याद है F1 में आपने पढ़ा था ये, कुछ याद आ रहा है? स्पैम्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फिजिकल कंट्रोल है, अरिथमेटिक कंट्रोल, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल, मैनेजमेंट कंट्रोल, सुपरविजन, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। छोड़ दें, हमारे कोर्स का ऐसा इस नोट्स में मौजूद है, आपको आगे आगे सब मिल जाएगा, छोड़ दें। सिंपल मैं ये बोल रहा हूं, मैं सिंपल ये बोल रहा हूं कि अगर आपकी कंपनी के कंट्रोल्स आर बेकार, घटिया, वीक, तो सिर्फ इतना बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती के चांसेस कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। 1 मिनट वेट करेंगे, एक्सक्यूज मी, ऑनलाइन बच्चे भी फिजिकल बच्चे भी सिर्फ 1 मिनट वेट करेंगे। 1 मिनट वेट, एक्सक्यूज मी प्लीज, 1 मिनट वेट, 1 मिनट। ये क्या लिखा है? ग्रेटर चांसेस ऑफ, कभी भी आज से ऑनवर्ड्स, अभी से ऑनवर्ड्स, आप एफएस में मिस स्टेटमेंट मत बोलना। क्या नहीं बोलना? आप बोलोगे मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। 1 मिनट वेट कीजिएगा, कौन सी मिस स्टेटमेंट? ध्यान से सुनना, 1 मिनट। कुछ भी पैसे बोलो, कुछ भी बोलो, 1-2 लाख कुछ भी बोलो। हाँ, 5 लाख बस हो गया, 5 लाख। 1 मिनट वेट करें, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट, 1 मिनट। 5 लाख, कौन है आप? जल्दी बोले। आपने डिसाइड किया 5 लाख, किसने डिसाइड किया? ऑडिटर ने। आपने बोला अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 लाख से ज्यादा की गलती है तो चेक करूंगा, 5 लाख से कम की गलती है तो मैं उसको क्या करूंगा? इग्नोर, कंसिडरिंग इट एज इमटेरियल। एक छोटा सा सवाल, आप कितने साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहे हो? 1 साल की। उसका ऑडिट करने के लिए आपके पास कितना टाइम होता है? 3 महीने। तो तुम एक एक चीज को चेक नहीं कर सकते, तुमने क्या लेना होता है? तो आप छोटी मोटी गलतियां नहीं देखते, छोटी मोटी गलतियां नहीं देखते। देखो छोटी सी बात, आपकी क्लास फॉर एग्जांपल 12 बजे, मतलब आज 12:30 थी, 12 बजे क्लास फॉर एग्जांपल, एक बच्चा आ रहा है 12:10 पे, 12:15 बजे, दैट्स फाइन, टीम मटीरियल है, चलता है 5-10 मिनट। लेकिन अगर 12 बजे की क्लास में एक बच्चा आ रहा है 2 बजे, तो ये क्या है? मटीरियल है। तो ऑडिटर छोटी मोटी गलतियां क्या करता है? इग्नोर करता है, रफा दफा करता है। ऑडिटर चेक करता है मिस स्टेटमेंट, नो 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 नो, गलत हो जाएगा ऑप्शन अगर एमसीक्यू में आता है। ऑडिटर डज नॉट चेक द मिस स्टेटमेंट, ऑडिटर चेक मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो कभी भी आप जब मिस स्टेटमेंट के बारे में बात करोगे ना, तो आपने इसको मिस स्टेटमेंट नहीं बोलना, आपने कौन सी बोलना है बेटा? मटेरियल मिस स्टेटमेंट। चलो दोबारा से आ जाए, बैक टू द टॉपिक। कंट्रोल्स वीक है जी, इधर कंट्रोल वीक है, तो एफएस में गलती नहीं, सॉरी, एफएस में मटेरियल गलती के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अब साथ साथ, और अगर कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग, अगर आपकी कंपनी में कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है, बड़े जबरदस्त किस्म के कंट्रोल है, बेहतरीन कंट्रोल है, तो गलती के चांसेस, सॉरी गलती नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस क्या है? कम है।
लेस चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको फिर अंडरलाइन करें, ऐसे फिनिश करें। बेटा मुझे बताओ एफएस के ऊपर किसका इंपैक्ट आ रहा है, जल्दी बोले। कंट्रोल्स का है। बाप का असर आता है बच्चे पे, सर कंट्रोल्स का असर किस पे आएगा, जल्दी बोले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अगर कंट्रोल ही बेकार है, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, अगर कंट्रोल्स बेकार है तो गलती के चांसेस, सॉरी गलती नहीं बोलनी, क्या बोलनी है, मटेरियल। मैं बार बार बोलूंगा ये चीज है ताकि आपके जहन में बैठे। सर अगर कंट्रोल बेकार है तो एफएस में गलती के, मटेरियल गलती के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं तो गलती के चांसेस, मटेरियल गलती के चांसेस कम है, लेस चांसेस। इज इट डन? बात समझ में आई? एक्सक्यूज मी, बात समझ में आई है? ओके, कॉपी करें इसे। अब एक और नोट, अच्छा ब्रेक श्रेक हम लोग कर लेंगे, ये थोड़ा सा ये पेज हो जाए इसके बाद ब्रेक। एक इतनी इंपॉर्टेंट बात अभी मुझे यहाँ पर लिखनी है, नोट करके मेरे साथ साथ लिखिएगा सारे स्टूडेंट्स, नोट करके, और थोड़ा पेज का ख्याल रखना, मुझे कुछ चीजें लिखानी है। आप कौन है, जरा मुझे अपना तारुफ दिलाएं, जल्दी से बोले। ऑडिटर क्या चेक करता है जी, क्या चेक करने आ रहे हो, जल्दी बोले। फाइनेंस नहीं, मतलब चीज क्या चेक करने आ रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मैं इसको और इम्प्रोवाइज कर रहा हूं। ऑडिटर चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या चेक कर रहा है? अच्छा एक मिनट, ऑडिटर चेक्स व्हाट? नहीं, अब पूरा आंसर, ऑडिटर चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस एवरीथिंग जिसका इंपैक्ट आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जिसका, मिसाल दो, कंट्रोल्स। मिसाल क्या है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, उसको लिखना मत प्लीज, लिखना नहीं, ऐसे ही रफ पेज एक मैं ऐड करता हूं। कौन है आप, जल्दी बताइएगा। आप ऑडिटर हो, आप ऑडिट करने के लिए गए, आपको पता लगा कि मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए कंपनी में मशीन्स का ये है, कौन है, आप तो चार्टेड अकाउंटेंट हो ना, आपने तो एसीसीए किया हुआ है, सही है जी, एक्सक्यूज मी। आपको पता है आप इस इंजीनियर के काम को भी चेक करोगे, क्यों, एक्सक्यूज मी, आप इस इंजीनियर के काम को भी चेक करोगे, तुम्हें आता नहीं है चेक करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे चेक करेंगे, मतलब दिस इज द थिंग। हाँ, क्योंकि आपको पता है यही वो इंजीनियर था जिसने बोला था हरीश भाई ये मशीन खराब हो गई है, फेंक दो, मशीन खराब हो गई है। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पेयरमेंट, काम की नहीं रही मशीन, इंपेयर हो गई है, यस और नो। तो अब आपने इस इंजीनियर से आके सवाल जवाब करने, भाईजान आपने क्या सोच के बोला था मशीन खराब हुई है, क्योंकि इसके कहने पे हमने इस मशीन को यूज करना बंद कर दिया, और जो एसिड यूज करना बंद कर देते हैं वो क्या हो जाता है, वो इंपेयर हो गया, यस और नो। एक और मिसाल, मेरी कंपनी में ये है, कौन है ये, क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका इंपैक्ट IS 38 पर जाएगा, हाँ या ना। सो इन शॉर्ट वर्ड्स, और भी बहुत सारे लोग हैं, बाद में बात करेंगे। ऑडिटर क्या चेक कर रहा है, आंसर मी, एफएस प्लस एवरीथिंग जिसका, फॉर इंस्टेंस एक ही मिसाल लेना, कौन सी वाली, कौन सी मिसाल, इंटरनल कंट्रोल्स, दैट्स इट। तो अब यहां पर यही चीज लिखिएगा जैसा मैं लिख रहा हूं, सर ऑडिटर चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस, प्लस क्या बच्चों, एवरीथिंग दैट हैज इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा कंट्रोल्स। अब यहां पर आपके पास दो कॉलम स्प्लिट करना, जो चीजें मुझे यहां पर लिखानी है, अगेन नोट करके, और यहां पर भी नोट करके, और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, आज की क्लास में ही समझ में आनी चाहिए। जी एक्सक्यूज मी, ऑडिटर टेस्ट कर रहा है जी, मुझे पूरा आंसर देना, क्या टेस्ट कर रहे हैं, जल्दी बोले। क्या चेक करने गए हो, एफएस, और हर वो चीज देखेंगे जिसका इंपैक्ट आएगा किस पे, ठीक है। दो तरह के इंपैक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो क्या होते हैं वो तो डिटेल टॉपिक है, उसको छोड़े। सर अब इधर सुने,
एक मिसाल दो, कौन सी चीज है जिसका इंपैक्ट आता है एफएस पे? सामने लिखी हुई कंट्रोल्स। अब ये देखिएगा, ऑडिटर करता है 2 किस्म के टेस्ट। ऑडिटर कितने टेस्ट करता है भाई? 2 किस्म के टेस्ट परफॉर्म करता है ऑडिटर। नंबर 1, नंबर 2। ऑडिटर 2 किस्म के टेस्ट करता है भाई, ये सुनना। कॉपी नहीं, रुक जाए बस, स्टॉप। बेटा एक तो ऑडिटर ने करना है कंट्रोल को टेस्ट करना है, कॉपी नहीं करना। किसको टेस्ट करना है? दूसरा टेस्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टेस्ट। किसको टेस्ट करना है? पहले क्या टेस्ट करोगे, कंट्रोल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कंट्रोल। पहले वो चीज चेक की जाती है जिसका इंपैक्ट आ रहा होता है। पहले वो चीज चेक की जाती है जिसका, असल चीज क्या चेक करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बहुत सारी चीजों के इंपैक्ट्स हैं, तो एफएस को तो एंड में देखना है। पहले क्या चीज देखनी है कि यार अच्छा इसका भी इंपैक्ट आ रहा है, उसका भी आ रहा है, उसका भी, फिर हम एफएस को चेक करते हैं। सही। सो ऑडिटर ने 2 किस्म के टेस्ट करने हैं। एक करोगे आप टेस्ट, दूसरा भी करोगे टेस्ट। एक करोगे टेस्ट किस चीज का? कंट्रोल्स का। इसको शॉर्टकट में बोलेंगे क्या? टीओसी। दूसरा होगा टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डिटेल। टेस्ट ऑफ व्हाट? डिटेल का मतलब 100% नहीं होता। डिटेल का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना है, हाँ, सैंपल साइज बढ़ा के। मैं बात बात पे रफ पेज ओपन कर रहा हूँ किसी ना किसी रीजन से, आंसर मुझे बताना। यार आप लोगों ने F3 पढ़ा? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। F3 में आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अक्रूवल, और क्या पढ़ा था? प्रूडेंस। क्या पढ़ा था आपने? गोइंग कंसर्न। क्या पढ़ा था आप लोगों ने? मटीरियलिटी। सर एक और पढ़ा था, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या पढ़ा था? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आप लोगों ने पढ़ा था सब्सटेंस ओवर फॉर्म, याद आ रहा है कुछ? सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब ये होता है, हम ये सारी चीजें डिटेल में आती जाएंगी। सब्सटेंस का मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग लीगल बुनियाद पे नहीं होती है, अकाउंटिंग होती है सब्सटेंस, मतलब हु इज ऑब्टेनिंग द बेनिफिट। खैर वो छोड़े, क्या है? आसान लैंग्वेज, सवाल आंसर करना। अकाउंटिंग किस पे चलती है, जल्दी बोलो। और आप अकाउंटिंग को डिटेल में चेक करोगे ना, तो उसको बोलेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। क्या बोलेंगे बेटा? मेरा एक सवाल, आंसर मी। व्हाट इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स? एफएस को डिटेल में चेक करना। किसको डिटेल में चेक करना? एफएस को डिटेल में चेक करना। इसको कॉपी करें भाई। ऑडिटर 2 किस्म के टेस्ट कर रहा है, जल्दी बताना कौन कौन से। मेरा एक सवाल आंसर देना। एक्सक्यूज मी, ऑब्जेक्टिव सवाल कर रहा हूं, यस और नो का आंसर होगा। बच्चों इधर, एफएस चेक करोगे? हाँ, एक मिनट एक मिनट, एफएस चेक करोगे? यस। कंट्रोल चेक करोगे? यस। क्यों? आप कंट्रोल चेक करोगे, हाँ या ना? जल्दी बोलो, कंट्रोल चेक करोगे? ऑडिटर हो, क्यों चेक करो कंट्रोल? क्योंकि सर कंट्रोल का इंपैक्ट आ रहा है किस पे, इसलिए हम कंट्रोल को टेस्ट करते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिटेल में चेक करने को क्या बोलेंगे? सब्सटेंटिव। आपको अब वेट करना, एक्सक्यूज मी बच्चे, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, इधर जस्ट अ मिनट। ये मैं पहला पेज ओपन कर रहा हूं जहां पर ये पेपर पैटर्न लिखा था। 3 CRQs है। एक CRQ किधर से आएगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? रिस्क एंड रिस्पॉन्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाएंगी, शक पैदा करो, है? कंट्रोल का सिनेरियो दिया जाएगा, आपको बोलेगा कंट्रोल टेस्ट करो। फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेस्ट करो। असल चीज क्या? पहले शक होता है, फिर कंट्रोल टेस्ट होता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक होती है। तो ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं। इन तीनों को मिलाकर आपके पास कितने नंबर बनते हैं? ये नहीं, तीनों को मिलाकर तकरीबन कितने बनते हैं? 50 से 55 नंबर इन 3 टॉपिक्स के मिला के बनेंगे। और ये आ सकता है नहीं, कंफर्म है, कंफर्म है, दिस इज रिटन कि आपको 3 CRQs यहीं से मिलेंगे। ठीक है, असल टॉपिक यही है, ऑडिट है ही इसी चीज का नाम। चले इसको जरा कॉपी करें, फर्दर हम लोग ब्रेक के बाद लिखते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा भाई। ऑडिटर 2 किस्म के टेस्ट कर रहे हैं, जल्दी बताएं कौन कौन से? कंट्रोल का टेस्ट कर रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टेस्ट। और फाइनेंशियल टेस्ट के टेस्ट करने को क्या कहते हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स।
अच्छा हम लोग इसको ना रिज्यूम करते हैं, अराउंड 2:20 पर रिज्यूम करते हैं। अच्छा ऑनलाइन बच्चे प्लीज आप लोग डिस्कनेक्ट नहीं कीजिएगा, सही है, आप लोग डिस्कनेक्ट नहीं करना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हम लोग इसको 15-20 मिनट में 2:20 पे इसको रिज्यूम करते हैं, सही है, डोंट डिस्कनेक्ट। अच्छा ये साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप लोग को ये पोर्टल पे आज की क्लास रिकॉर्डिंग भी होके मिल जाएगी, सही है। अभी मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्डिंग में ना आए ना। ओके जी, बेटा ब्रेक के बाद हम लोग अभी आ गए वापस, और यहाँ पर जरा स्टार्ट करें। ऑडिटर ने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, ऑडिटर ने कंट्रोल को टेस्ट करना नहीं है, कंट्रोल को टेस्ट कर लिया है। मुझे एक बात बताएं, जब कभी भी आप टेस्ट करते हो तो टेस्ट का आता है रिजल्ट, टेस्ट का क्या आता है, रिजल्ट। एक छोटा सा सवाल और आंसर करना, आपके ऑडिटर ने इस वक्त कंट्रोल को टेस्ट करना नहीं है, कंट्रोल को टेस्ट कर लिया है, ये टेस्टेड द कंट्रोल्स। नतीजा पता है क्या आया, आपने ये कंक्लूड किया, आपने ये कंक्लूड किया कि इफ आउटकम्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज पुअर, आपने कंट्रोल को टेस्ट करना है, कर लिया है, कर लिया, एक्सक्यूज मी, एक मिनट वेट कीजिएगा, उसको कॉपी बाद में दर, एक्सक्यूज मी, आपने कंट्रोल को टेस्ट कर लिया, आपने क्या कंक्लूड किया, आपने बोला कंट्रोल्स अच्छे नहीं है। तो आपके दिमाग में कौन सा वाला सिनेरियो आएगा, पहला या दूसरा, पहला। आपने कंट्रोल को टेस्ट किया, नतीजा क्या आया, कंट्रोल्स क्या थे बेटा, पुअर थे। तो अब अगर ऐसा सिनेरियो होगा ना, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब्सटेंटिव टेस्ट करने का वॉल्यूम बढ़ा दोगे। एग्जाम्पल, सोचकर आए थे हम 60% सैंपल लेंगे, ऐसे ही कंपनी में आने से पहले आपने क्या माइंड सेट रखा था कि यू विल चेक कितने परसेंट आइटम्स, 60%, और फिर आपने क्या चेक किया, कंट्रोल्स, और कंट्रोल को टेस्ट करने के बाद क्या नतीजा निकाला आपने, पुअर है। तो अब क्या आपको 60% सैंपल लेना है या ज्यादा लेना चाहिए, ज्यादा, क्यों, गलती के चांसेस ज्यादा है, गलती के चांसेस ज्यादा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप आ रहे थे कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए तो आपने क्या सोचा था, कितने परसेंट सैंपल लोगे, 60%, एंड व्हेन यू केम यू हैड टेस्टेड व्हाट, एंड यू कंक्लूडेड कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का आउटकम क्या है बेटा, पुअर है, बेकार कंट्रोल है। तो क्या माइंडसेट बनेगा, अगर कंट्रोल्स ही खराब है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती के चांसेस ज्यादा है। तो अब आप मुझे ये बताओ, जब गलती के चांसेस ज्यादा हैं सो शुड यू टेस्ट 60% और 70%, 7, इसका मतलब आप सब्सटेंटिव का जो वॉल्यूम है ना, वो आप क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। इसका मतलब एक एमसीक्यू के लिहाज से बात करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कितना डेप्थ में जाकर चेक करना है, इस बात का फैसला कब होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद। क्यों, कि अगर कंट्रोल्स बुरे हैं, अगर कंट्रोल्स, सो व्हाट विल बी योर माइंडसेट, कि गलती के चांसेस ज्यादा हैं, और जब गलती के चांसेस ज्यादा हैं तो आपको एफएस के ऊपर अपनी एफर्ट्स भी ज्यादा करनी होगी। सो व्हाट्स द पॉइंट, द इंडिकेशन इज दैट यू हैव टेस्टेड द कंट्रोल्स, और कंट्रोल को टेस्ट करने का आउटकम क्या आ रहा है, पुअर। तो आप क्या करोगे, आप करोगे ग्रेटर सब्सटेंटिव टेस्टिंग। क्या करोगे खवातीनो हजरात, ग्रेटर सब्सटेंटिव टेस्टिंग, हाँ या ना। इसका मतलब जरा समझिएगा, ग्रेटर सब्सटेंटिव टेस्टिंग को मैं बोलूंगा टीटीएसपी, सिर्फ अपने समझने के लिए मैं उसको बताता हूं क्या है, अपने समझने के लिए। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का आउटकम पुअर आ रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का आउटकम्स पुअर आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आपने सब्सटेंटिव मतलब एफएस पे हल्का हाथ रखना है या ज्यादा चेक करना है, आप टीटीएसपी बढ़ा दोगे। टीटीएसपी मींस टीम टाइम सैंपल प्रोसीजर्स। टीम, सोच के आए थे हम लोग 12 लोग इनफ है, अब 12 लोग नहीं भाई, अब 16 लोगों की जरूरत है ना। सोच के आया था कि 2 महीने में ऑडिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल्स इतने खराब है, अब 2 नहीं 3 महीने लगेंगे। टीम टाइम सैंपल और ऑडिट प्रोसीजर्स कम होंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सब्सटेंटिव बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा सर, ग्रेटर सब्सटेंटिव टेस्टिंग, इसका मतलब कि आप अपना टीम टाइम सैंपल और प्रोसीजर्स क्या करोगे, बढ़ा दोगे। अच्छा एक्सक्यूज मी, सेकंड सिनेरियो, आपने कंट्रोल को टेस्ट कर लिया जी, कंट्रोल को आपने टेस्ट कर लिया, और
आउटकम्स ऑफ टीओसी, आउटकम ऑफ टीओसी हो गया जी गुड, मतलब आपने कंट्रोल चेक किए और आपको जो कंट्रोल्स है ना वो बड़े बेहतरीन किस्म के लगे। मेरा एक सवाल, सर कंट्रोल आपके बेहतरीन लगे तो कौन सा वाला माइंडसेट बनेगा, सबसे पहले ये बताएं। सेकंड, क्या माइंडसेट बनेगा कि गलती के चांसेस कम है। अब मेरा एक सवाल और यस और नो में जवाब देना। इधर इधर एक मिनट वेट करना, एक्सक्यूज मी बच्चों, सिर्फ एक मिनट, एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट। कंट्रोल आपने टेस्ट किए, आउटकम बड़े बेहतरीन आए, तो क्या मैं सब्सटेंटिव को 0 कर दूं? एफएस चेक ही नहीं कर रहा, तो फिर करने क्या गए हो? हाँ चेक करेंगे लेकिन एफएस पे हल्का हाथ रखेंगे, टीम टाइम सैंपल प्रोसीजर्स कम होंगे। आप सोच के आते हैं 60% सैंपल ले लेंगे, अब आप लोग कंट्रोल्स इतने अच्छे हैं यार, 50% पे भी काम चल जाएगा। आपने सैंपल साइज को क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितनी डेप्थ में चेक करना है उसका स्केल आपने कम कर दिया। सो व्हाट यू विल बी डूइंग दिस थिंग, आपके पास लेस सब्सटेंटिव टेस्टिंग, यानी कि टीटीएसपी को क्या कर दोगे बेटा, कम कर दोगे। नोट डाउन करें इसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और कीमती पॉइंट लिखा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कुछ चीजें आपको अपने हाथ से लिखवानी चाहिए और कुछ चीजें आपको खुद लिखनी चाहिए, और कुछ चीजें लिखी लिखी भी है वो सही है। सब्सटेंटिव का क्या मतलब होता है जरा बताना, व्हाट इज सब्सटेंटिव? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिटेल में चेक करना। कितनी डिटेल में देखोगे एफएस को, कितनी डीप में जाके देखोगे? सर जी इट डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अगर कंट्रोल बुरे हैं तो फिर क्या करोगे, एफएस को डीप में जाके चेक करेंगे। कंट्रोल अच्छे हैं तो सब्सटेंटिव 0 कर देंगे, नहीं क्या करेंगे, कम चेक करेंगे। ठीक है, दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। देखो ये पेज नंबर 1 से लेके 7 तक ना नीचे आपको यही लिखा हुआ नजर आएगा, क्या ये, बेसिक इंट्रोडक्शन, ये कि हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सही है, आपको मैं यहाँ तक भी बता दूंगा कि ऑडिट ओपिनियन तक क्या होता है, अगर आज की क्लास में अलाउ हुआ तो टाइम की वजह से। नाउ लिसन, एक्सक्यूज मी, अब पेज नंबर, पिछले वाले पेज पे आओ, पिछले पेज पे आओ। ये लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया? ओके, ऑनलाइन बच्चे बेटा साथ साथ इसको कॉपी करें। आप लोग के पास नोट्स होंगे लेकिन जो चीजें लिखने की वो आपने अपने हाथ से लिखनी है। बेटा पिछले पेज पे आ जाओ, मैं और उससे ये क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर हैज टू परफॉर्म द ऑडिट बेस्ड ऑन, क्या लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक अप्रोच कहाँ पर है, पेज नंबर 6 पे। अब आप बच्चे पेज नंबर 4 आपने कर लिया, 5 को छोड़े, बाद में बात करेंगे 5 को। 6 पे आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या लिखा हुआ है, ऑडिट साइकिल सिस्टमैटिक अप्रोच। अगर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए, इसमें कुछ इतना खास क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल सी चीज लिखिए। इधर स्क्रीन पर देखिएगा, एक्सक्यूज मी, इधर हेडिंग, मेन हेडिंग क्या है, ऑडिट साइकिल सिस्टमैटिक अप्रोच। इधर देखना, आप लोगों ने F3 पढ़ा हुआ है, हाँ बोले। मुझे एक बात बताओ, F3 के अंदर, F3 के अंदर आप बनाते हो क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डायरेक्ट जाके इनकम स्टेटमेंट बनना शुरू होती है? नहीं सर हारिस, सबसे एक चीज आपको मैं याद दिला रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है यार, F8 का पेपर पढ़ने से पहले आपको एक पेपर आना बहुत जरूरी है, और वो कौन सा होगा आपके पास, क्योंकि आप ऑडिट किसका कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपके जहन में IAS 10 नहीं है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, तो आप टेस्ट कैसे करोगे, हाँ है ना। तो एक ऑडिटर को ऑडिट बाद में आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए, इंटरव्यू में भी जाते हैं ना ऑडिट की जॉब के लिए, तो ऑडिट के सवाल बाद में करते हैं, पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड आएंगे तो चेक करोगे। देखो एक मिनट, कॉपी बाद में। F3, सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या चीज होती है, आप बनाते हो एंट्री, क्या बनाते हो, जर्नल एंट्री। उसके बाद क्या होता है अकाउंटिंग में, ट्रायल बैलेंस तो बहुत बाद में बनेगा, अकाउंटिंग एंट्री। चलो एक काम करते हैं, आज हम बचपन की F3 के अंदर छोड़ दें, टी अकाउंट तो बहुत बाद में। सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, जर्नल बनाते हैं ना, एंट्री, हाँ है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बनती है डे बुक्स। क्या बनती है, वो सेल डे बुक, परचेज है। फिर क्या होता है, उस डे बुक से फिगर उठाते हैं और फिर हम लोग बनाते हैं ये, ठीक है। लेजर्स में इंडिविजुअल भी होगा और कंट्रोल अकाउंट्स भी होंगे, हाँ है ना।
उसकी रिकंसिलेशन भी हो गई। फिर लेजर्स के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। फिर वो बैलेंस नहीं होता सर, फिर हम लोग क्या निकालते हैं? एरर। फिर हम लोग एरर को क्या करते हैं? रेक्टिफाई करते हैं। फिर उस एरर के बाद, रेक्टिफिकेशन के बाद क्या बनाते हो? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और फिर उसके बाद आप क्या बनाते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें भी सबसे पहले नंबर पे क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाएगा, इसलिए इनकम स्टेटमेंट पहले बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट। सर ये जो है ना, ये इसको हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आई एम श्योर आपने F3BC साइकिल में पढ़ा होगा, आपने बुक की सीक्वेंस में नहीं पढ़ा होता। तो सिमिलरली ना, पॉइंट क्या है, एक्सक्यूज मी, ये मैं आपको चीजें क्यों बता रहा हूं, इधर सुनना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की एक साइकिल है, उसका ऑडिट करने की भी एक अलग साइकिल है। ऑडिट करने की भी अलग साइकिल है। यानी कि देयर इज अ सिस्टमैटिक वे टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो देयर इज अ सिस्टमैटिक वे टू डू द ऑडिट। सर एफएस को बनाने की अपनी साइकिल है, तो एफएस का ऑडिट करने की भी हमारे पास क्या है? ऑडिट करने की भी एक अलग साइकिल है। ठीक है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। कौन है आप, जरा जल्दी बताइएगा। ऑडिटर। सर आप कंपनी में आए, ध्यान से सुनना तवज्जो के साथ, आप कंपनी में आए, आज आपका पहला दिन है ऑडिट करने के लिए। क्या करोगे? डायरेक्टली आप आके बोलोगे भी इनवॉइस दिखाओ? नहीं। ऑडिट करने की एक सिस्टमैटिक साइकिल है, उसको आप ऑडिट साइकिल कहते हो। क्या कहते हैं जी? ऑडिट साइकिल। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं आपने बिल्कुल वैसा ही लिखना है। नंबर वन पे क्या लिखा हुआ है भाई? ऑडिटर क्या हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है? रीअपॉइंट मतलब पिछले साल भी आप ऑडिटर थे, इस साल भी आप ऑडिटर हो। ठीक है भाईजान, ये जब ऑडिटर अपॉइंट होता है तो उस महफिल का नाम क्या है जहां पे वो अपॉइंट होता है? एजीएम। सही है, एजीएम ऑडिटर अपॉइंट हो गया। एरो मार के लिखिएगा। नंबर टू में क्या लिखा हुआ है जी? एक्सक्यूज मी, क्या लिखा हुआ है? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। मेरी बात सुनो जरा, फ्यूचर में जब हम ये टॉपिक पढ़े होंगे ना, तो ये आइजा 210 है, लेकिन आज की क्लास में कोई आइजाज के नंबर्स आपने नहीं लिखने। टेक इट जस्ट एज अ स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ थिंग। सबसे पहले ऑडिटर क्या हुआ जल्दी बताइएगा? अपॉइंट या रीअपॉइंट? कहां पे? एजीएम में। फिर क्या हुआ? व्हाट इज ऑडिट एंगेजमेंट लेटर? सर जी ये आपके पास ना एक एग्रीमेंट है। क्या है? किसके दरमियान? मैं हारिस कंपनी और ऑडिट फर्म के दरमियान। मैं जाहिर सी बात है, लाखों करोड़ों का बिजनेस है, तो आप एग्रीमेंट तो करोगे ना। उस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। अब ऑडिटर पक्का हो गया। सर जी ये क्या है आपके पास? एग्रीमेंट है। मेरे साथ साथ लिखेंगे एज इट इज, एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिट फर्म एंड क्लाइंट कंपनी। ठीक है जी, पूरा का पूरा आपने बिल्कुल एज इट इज लिखना है। सर सबसे पहले ऑडिटर अपॉइंट हुआ, किधर अपॉइंट हुआ जल्दी बोले? एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग, उस महफिल का नाम एनुअल जनरल मीटिंग है। उसके बाद ऑडिटर अपॉइंट हो गया, फिर क्या हुआ? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। भाई आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट कोई छापा नहीं है। ऑडिट इज अ प्लान्ड एक्टिविटी। ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है? कौन सी स्टेज है? प्लानिंग स्टेज। यहां पर एक चीज मैं लिखूंगा यहाँ पर ब्लैक कलर से, और आपने उसको फोकस करना है। बेटा ऑडिट की कौन सी स्टेज है जरा बताइएगा, एक्सक्यूज मी। प्लानिंग स्टेज। ऑडिट छापा नहीं है, ऑडिट एक प्रॉपरली प्लान्ड एक्टिविटी है। आप पता है क्या काम करेंगे? आप आएंगे कंपनी में, एक मिनट वेट करें, पहले पूरी स्टोरी सुनने फिर लिखिएगा। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुक जाए। आप आज कंपनी में आ गए, इंगेजमेंट लेटर साइन हो चुका था 2 हफ्ते पहले, सही है। आज आपका फर्स्ट डे है कंपनी में, आप एंटर हो गए। आप आते के साथ टीओसी सब्सटेंटिव नहीं करोगे, पहले क्या करोगे बताइएगा? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब पता है क्या है? प्लानिंग पूरी एक स्टेज है। प्लानिंग पूरी क्या है? इसमें बहुत सारे काम है, और वो मैं सारे काम आपको अभी नहीं बता सकता। एक काम जरूर बता सकता हूं, इस प्लानिंग स्टेज में आप कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लोगे। अभी आपने प्रोसीजर लगाना शुरू नहीं किए, प्रोसीजर लगाना शुरू, आपने सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन ली, मतलब एफएस ली। क्या ली? समझोगे, अच्छा पिछले साल ये था, इस साल ये था, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे, और आप ये पैदा करोगे दिमाग में। क्या लिखा हुआ है? मतलब डाउट। क्या चीज? डाउट। इस प्लानिंग फेज में बेटा एक नहीं बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं आपको अगर टॉपिक्स के नाम बताऊं, फ्रॉड, लॉज एंड रेगुलेशन, आइजा 315, 330 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक को छोड़ें, एक टॉपिक बस ध्यान में रखो कि आप इधर कंपनी में प्रोसीजर कैसे लगाने हैं फ्यूचर में जाकर, उसका आप क्या करोगे?
उसका प्लान बनाना शुरू करोगे। तो यहां पर मैं एक सिंपल सा पॉइंट ये लिख रहा हूं, यहां पर आपके पास मैनी टास्क हैं। क्या है बेटा आपके पास? मैनी टास्क, लेकिन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क, और वो क्या है बच्चों जरा मुझे बताइएगा जी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क क्या लिखा बताइएगा? रिस्क असेसमेंट। आई बात समझ में? और हमारे स्टडी के लिहाज से देख लो बेटा, स्टडी के लिहाज से देख लो, तो इसके ऊपर आपके पास एक क्या रहा है जरा पेपर में बताइएगा? CRQ 18 नंबर या 16 नंबर तो कंफर्म है केस स्टडी के आते हैं इसमें, रिस्क असेसमेंट के। और इतना सिंपल है, लेकिन अगर एक दो ट्रिक अप्लाई नहीं की तो फिर आपको मुश्किल लगेगा। सिंपल जी। फिर उसके बाद आ जाओ नंबर 4 पे। 4 पे क्या लिखा हुआ है भाई? क्या लिखा हुआ है जल्दी बताएं। तुम्हें पता है परफॉर्मिंग द ऑडिट क्या है? अभी बताया पिछले पेज पे। इसमें दो चीजें आती हैं, TOC और सब्सटेंटिव। एक CRQ यहां से आ जाएगा और एक CRQ यहां से आ जाएगा। अब मैं समझ, 3 CRQ यहां पे, एवरेज 15 नंबर, 50 नंबर आराम से। हाँ जी, सबसे पहला ऑडिटर क्या हुआ जल्दी बताएं? अपॉइंट हुआ है किधर? AGM में। फिर एंगेजमेंट लेटर बना, फिर कंपनी में आया, पूरी कंपनी को सोचा समझा, प्लान किया। प्लान में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है? रिस्क असेसमेंट कर लिया। उसके बाद क्या करोगे? परफॉर्मिंग में क्या आता है? TOC और सब्सटेंटिव। यानी कि असल ऑडिट यही है, प्लानिंग, TOC, सब्सटेंटिव। ठीक है, अब वेट करना बचे इधर, मुझे एक छोटी सी बात का आंसर देना। जब आप TOC और सब्सटेंटिव कर लोगे, TOC और सब्सटेंटिव, तो तुम्हारे हाथ जो इंफॉर्मेशन लगेगी उसको एविडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर आप पता है क्या करोगे? नंबर 5 पे ये क्या लिखा हुआ है? क्या करोगे? एविडेंसेस को रिव्यू करोगे। लेट मी गिव द वेरी सिंपल एंड कॉमन एग्जांपल। एक्सक्यूज मी, यू पीपल आर द ऑडिट टीम। आप कौन है? ऑडिट टीम। एक्सक्यूज मी, इधर सुनना। ऑडिट टीम में इधर देखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट है। एक्सक्यूज मी, आपने इन्वेंट्री चेक करनी है, आपने रिसीवेबल चेक करना है, आपने पेबल चेक करना है, आपने NCA चेक करना है, टेंजिबल, आपने इंटेंजिबल, आपने लाइबिलिटीज, आपने इक्विटीज, आपने सेल, आपने COGS। इसका मतलब ऑडिट टीम में हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीज चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेटेड है। यस और नो? हाँ या ना? हो गया। TOC सब्सटेंटिव हो गया। आपने इन्वेंट्री के सबूत लाके रखे, आपने रिसीवेबल के, आपने पेबल के, आपने NCA के, सारे सबूत पड़े हुए। अब क्या होगा? रिव्यू। अब क्या होगा आपके पास? आप बच्चे ऑडिटर्स, इसकी मैं आपको यूं मिसाल दूं, 3 घंटे का पेपर होता है, सपोज करो 2.5 घंटे में पूरा हो गया। वैसे तो होता भी नहीं है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। आधा घंटा क्या करोगे? क्या रिव्यू करोगे? जो किया है उसको रिव्यू करोगे। आई बात समझ में? तो यहां पे आप बहुत सारे अपने इसको रिव्यू करोगे। 1 मिनट वेट करना बच्चे, ये एक लफ्ज है, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अभी मैं आपको बोलूं वर्किंग पेपर्स, 2 मिनट में समझा दूंगा। ठीक है, एज अ शॉर्ट रील काइंड ऑफ थिंग, 2 मिनट में। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा इसमें आ जाए 230। अब मैं आपको बताऊं वर्किंग पेपर्स क्या है। एक्सक्यूज मी, आप बच्चे अपने नोट्स बना रहे हो? हाँ, हाँ या ना? ये आपके वर्किंग पेपर्स है। मैं हारिस पढ़ा रहा हूं, लिख रहा हूं ये मेरे वर्किंग पेपर्स है। वो हॉस्पिटल में एडमिन है, पेशेंट्स का सारा डेटा वो हॉस्पिटल वालों के क्या है? वर्किंग पेपर्स है। हर बंदा जो काम करता है उसको लिखता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इजी लैंग्वेज में सुनना, इजी लैंग्वेज। वैसे बहुत डिटेल है, मैं अभी 2-3 बातें करूंगा। आप कौन है जल्दी बोले? ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे? ठीक है, प्रोसीजर लगाओगे। आप चेक कर रहे हो जी, आप इन्वेंट्री चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? तुमने क्या प्रोसीजर लगाए, तुमने क्या एविडेंस कलेक्ट किया, और तुमने क्या कंक्लूड किया? क्या प्रोसीजर लगाए? आगे क्या लिखा हुआ है? क्या और क्या? आपके ऊपर ऑप्शनल नहीं है, स्क्रीन पर देखिएगा बच्चे, आपके ऊपर लाजमी है, मस्ट का लफ्ज यूज कर रहा हूं। आपने वर्किंग पेपर मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? आप इन्वेंट्री के वर्किंग पेपर मेंटेन करोगे, आपने रिसीवेबल चेक करने, आपने क्या प्रोसीजर लगाया, आपने उसके वर्किंग पेपर मेंटेन करने। आप NCA चेक करो। क्या चेक करो? आपने क्या प्रोसीजर लगाए, क्या एविडेंस कलेक्ट किए, और क्या कंक्लूजन दिया। हाँ या ना?
आप किसके वर्किंग पेपर मेंटेन करोगे? तो इसका मतलब रिव्यू स्टेज पे आप क्या चीज रिव्यू करो जरा मुझे बताइएगा? सारे के सारे वर्किंग पेपर्स। क्या रिव्यू कर रहे हो? वर्किंग पेपर्स। अच्छा, वर्किंग पेपर्स कब बनाएंगे? क्या वर्किंग पेपर्स एंड में बनेंगे या जब से काम करना शुरू किया? जब से काम करना शुरू किया। यानी कि आप क्या चीज रिव्यू कर रहे हो? यू आर रिव्यूइंग द एविडेंसेस। क्या रिव्यू करो जरा बताइएगा? एविडेंसेस। खवातीनो हजरात, यहां पर मैं एक टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं, वो आप मेरे साथ साथ एज इट इज लिखोगे। वर्किंग पेपर्स, और इसको प्यार से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बताइएगा? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या है वर्किंग पेपर्स? आसान लैंग्वेज में बताना। वर्किंग पेपर्स डॉक्यूमेंट है। किसके डॉक्यूमेंट है? क्या होता है उसमें? क्या प्रोसीजर लगाए? क्या एविडेंस कलेक्ट किया? और तुम्हारा इन्वेंटरी पर क्या कहना है? तुम्हारा रिसीवेबल पे क्या कहना है? तुम्हारा एनसीए पे क्या कहना है? तो सारे एविडेंसेस सामने रखे जाएंगे और उनको क्या किया जाएगा बताइएगा? रिव्यू। यू विल बी रिव्यूइंग। सो इन शॉर्ट वर्ड्स इफ आई कैन से कि यू आर रिव्यूइंग द वर्किंग पेपर्स। यू आर व्हाट? डूइंग द वर्किंग पेपर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से बताइएगा? ऑडिट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो भाई यहां पर क्या चीज आ रही है? ये आपके पास है रिकॉर्ड्स। क्या है? रिकॉर्ड्स। प्रोसीजर्स अप्लाइड, evidences collected, conclusions reached। सवाल, वर्किंग पेपर्स बनाना ऑप्शनल है कंपलसरी है? मस्ट है भाई। जब डिटेल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, 5 साल तक संभाल के भी रखना है फर्म को। एनीवेज बाद में बात होगी उस पे। बेटा रिव्यू स्टेज हो गया रिव्यू। फिर छठे नंबर पे क्या आ गया तुम्हारे पास? ओपिनियन। और ओपिनियन जहां पर दोगे उस रिपोर्ट को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे भाई? ऑडिट रिपोर्ट। जहां पर ओपिनियन दोगे उस रिपोर्ट को क्या बोलेंगे? ऑडिट रिपोर्ट। दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। आज यहीं तक रखेंगे अभी। और इसको थोड़ा सा रिकैप कर लें, रिवाइज कर लें ऑडिट साइकिल को। जी, ऑडिट साइकिल सबसे पहले क्या हुआ जल्दी बताइएगा? ऑडिट कितना पॉइंट हुआ? एजीएम में। कहाँ पॉइंट हुआ जी? एजीएम में। फिर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बना। उसके बाद प्लानिंग में क्या काम होता है? पता नहीं सर, मैंने जो लिखा वही बताओ क्या काम होता है? हाँ, बहुत सारे काम होते हैं सर। इंपॉर्टेंट काम क्या है? रिस्क असेसमेंट में क्या होता है? आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन आएगी, आपने उसमें देख के डाउट क्रिएट करना है। उसके बाद क्या करेंगे आप? परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग में दो चीजें आती है, टीओसी सब्सटेंटिव। उसके बाद एक सेकेंड, रिव्यू स्टेज पे क्या वर्किंग पेपर रेडी है या रेडी नहीं है? रेडी है। रेडी है ना? प्रोसीजर लगा के सबूत तो इकट्ठा कर लिया ना तुमने यहाँ पर। अब सारे सबूत को रखेंगे, उसको क्या करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है ऑडिटर से कोई गलती हो गई हो। हाँ, वो कहाँ पे आइडेंटिफाई होगी? जब आप वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करोगे। तो वर्किंग पेपर्स को रिव्यू किया। वर्किंग पेपर्स क्या है जी? किसके डॉक्यूमेंटेशन है? ऑडिटर के डॉक्यूमेंटेशन है। उसमें क्या क्या होता है? क्या प्रोसीजर लगा है? क्या सबूत इकट्ठा किए? क्या कंक्लूजन है? सारे वर्किंग पेपर को रिव्यू करने के बाद एंड में आपने क्या एक्सप्रेस करना है? और ओपिनियन कहाँ पे होगा? ऑडिट रिपोर्ट पे। अच्छा, मेरा इरादा ये था कि मैं चैप्टर ये पेज नंबर 7 तक भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था 12 बजे, आज 12:30 बजे क्लास थी। तो खैर एनीवेज, अब अगली क्लास में मेरी बात सुने। आपको तकरीबन ओवरव्यू तो पता चल चुका है। अगली क्लास में बस तकरीबन हाफ एन आवर लगेगा इस ओवरव्यू को कंप्लीट करने में, एंड देन वी विल स्टार्ट द वो फर्स्ट चैप्टर जो भी आपके पास उसमें अश्योरेंस के नाम से। ठीक है? आप लोग को टाइम टेबल का पता है ना? फोन मेरा वहां पर है, और उसमें जो है ना वो टाइम टेबल लिखा हुआ है। कब है? ट्यूसडे। यानी कि अगली क्लास कब है? कल है? आज क्या है? तो कल है ना थर्सडे को क्लास? नहीं नहीं, कल है। एक मिनट, ऑनलाइन बच्चे बेटा डिस्कनेक्ट नहीं करना, जस्ट अ मिनट। मैं आपको भी दे रहा हूँ शेड्यूल, जस्ट अ मिनट, डिस्कनेक्ट नहीं कीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं, कल है, थर्सडे को है। फ्राइडे को तो 3 बजे है। नहीं नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक में आपको बता दूंगा, एक मिनट कीजिएगा, मेरा फोन रहा हूँ।
हाँ ठीक है, आप लोग सही बोल रहे हो। तो मुझे ऐसा लगा कि कल है, कल क्या दिन है? कल थर्सडे ना, तो कल नहीं है क्लास। मैंने, आप लोग सारे ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में है, मैंने वहाँ भेज दिया वैसे। ठीक है, हाँ। ट्यूसडे को हमारी क्लास है कितने बजे? 12 से 3। आज क्या है? वेडनेसडे, आज भी 12 से 3 है। और फ्राइडे को कब है? नहीं, ये 12 बजे ही हुआ आज। आज 12:30 थी, वैसे 12 बजे है। 3 to 6, यानी अगली क्लास कब है? जी अगली क्लास जो है ना हमारी फ्राइडे को ही है। अच्छा, अभी इनिशियली 3 क्लासेस हैं, 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर 3 से 4 भी आपके पास हो जाएंगी, सही है। तो अगली क्लास कब है हमारी? फ्राइडे को। सी ऑन फ्राइडे। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन का एक्सक्यूज मी जरा सुन लीजिएगा, ये सारे ओवरव्यू जितना कुछ मैंने पढ़ा है ना, बस एक काम आपने क्या करना है, इसको रिवाइज करके आना है, ठीक है। और स्टडी के लिहाज से मैंने आप लोगों को बता दिया था, नंबर 1 आपके पास क्या होने चाहिए भाई? नोट्स। नंबर 2, सर क्या हमें बुक पढ़नी है? हाँ, आपको बुक पढ़नी है। पहले आप मुझे पता है आप लोग बुक पढ़ते हो स्टडी हब? बेहतरीन। सर आप या तो बुक पढ़ोगे या फिर क्या पढ़ोगे? स्टडी हब। मैं भी प्रेफर यही करूंगा। स्टडी हब से कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं बोलूंगा लाजमी पढ़ना, कुछ बोलूंगा ना भी पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है। उसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा, आपको अभी समझ में नहीं आनी। लेकिन स्टडी हब से एक चीज आपने लाजमी करनी है और वो होगी ये क्या है? KSOTQs। आई बात समझ में? बाकी नोट्स आपके पास होने चाहिए और बाकी सारी चीजें। फिर अगली क्लास इंशाल्लाह है हमारी कब? ऑन फ्राइडे 3 to 6। बस इसको आप बच्चे रिवाइज करके आएगा, ठीक है। चलो खुदा हाफिज़।